हेलो स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि कंसीडर ए रीजन ऑफ स्पेस इन विच कांस्टेंट यूनिफॉर्म एंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर फील्ड्स, ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट. नाउ ए पार्टिकल ऑफ चार्ज q enters this region with a velocity v which is perpendicular to both the fields. If the velocity of the charge remains unchanged then कौन सा रिलेशन सही होगा? तो देखिए पहले आप वेलोसिटी वाला फॉर्मूला यहाँ पे निकालिए, उसके बाद हम लोग समझते हैं. देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग ले लेते हैं इनवर्ड. इनवर्ड मतलब इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया. और इधर हम लोग ले लेते हैं इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड. तो क्वेश्चन के अनुसार अगर देखिएगा तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है. ठीक है, चलिए है परपेंडिकुलर. अब जो वेलोसिटी होगा चार्ज का वो भी इन दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए. तो मान लीजिए कि वेलोसिटी हम ले रहे हैं डाउनवर्ड. ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन में कह दिया है कि यहाँ पर जो इसका वेलोसिटी वो चेंज नहीं करेगा. तो क्यों चेंज नहीं करेगा उसको समझिए. यहाँ पर जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कुछ फोर्स जो है चार्ज पे लगता है. इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कुछ फोर्स लगता है, वो होता है Q इंटू ई. और इसका डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है. दैट मीन्स कि ये जो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा उसका डायरेक्शन इस तरफ आएगा, क्योंकि इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और चार्ज पे क्यूई फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा. अब अगर मान लीजिए कि फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाएगा, तो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, आप लिख सकते हैं क्यू वी क्रॉस बी. क्यू वी क्रॉस बी है ना. और क्यू वी क्रॉस बी हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा, जिसमें कि थीटा एंगल है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो 90 डिग्री. दैट मीन्स कि ये हो जाएगा क्यू वी बी. और इसका डायरेक्शन होगा जिधर आपका वी क्रॉस बी है, जिधर आपका वी क्रॉस बी है. तो देखिए वी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और बी जो है इनवर्ड है. तो आपको राइट हैंड थंब रूल यूज करना है. आपको क्या करना है कि आपको हाथ जो है वी के डायरेक्शन में लगाना है. राइट हैंड वी के डायरेक्शन में आपको पूरा फिंगर्स को पॉइंट कर देना है और उसको घुमाना है इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, मतलब अंदर. तो आपको इस डायरेक्शन में आपको दिखेगा फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड. तो इसका मतलब हो गया कि ये दोनों इक्वल और ऑपोजिट है, इसीलिए जो चार्ज है उसका वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा. दैट मीन्स कि क्यू वी भी जो है वो आपका क्यू ई के इक्वल होगा मैग्नीट्यूड्स में और डायरेक्शन ऑपोजिट होगा. तो यहाँ से आपको वी मिल जाएगा ई अपॉन बी. वी मिल जाएगा ई अपॉन बी. अब इस क्वेश्चन में देखिए कि ये वाला तो आपका मैग्नीट्यूड अगर इसका देखेंगे तो ये आपका ई अपॉन बी तो नहीं आएगा. उसके बाद अगर इसका मैग्नीट्यूड आप देखेंगे तो ये भी ई अपॉन बी नहीं आएगा. ये दोनों का मैग्नीट्यूड ई अपॉन बी आ रहा है. अब दोनों में से सही कौन है? देखिए अगर आप ई क्रॉस बी करते हैं, ई क्रॉस बी, तो देखिए ई का डायरेक्शन किधर है? ई का डायरेक्शन इस तरफ है और बी का इधर है. अब आप राइट हैंड थंब रूल यूज कीजिए, ई से आप बी की तरफ घुमाइए, आपका वेलोसिटी नीचे आ रहा है. आपका वेलोसिटी नीचे आ रहा है. और वही अगर आप बी क्रॉस ई करेंगे तो बी का डायरेक्शन अंदर है और ई का इस तरफ है. तो उसको अगर आप क्रॉस करेंगे राइट हैंड थंब रूल से तो थंब आपका अपवर्ड आएगा. मतलब इस केस में वेलोसिटी अपवर्ड है और इस केस में वेलोसिटी डाउनवर्ड है. तो हमारा जो सही डायग्राम है उसके अनुसार अगर देखेंगे तो ऑप्शन जो बी है इसमें सही होगा. आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. थैंक यू. Hello student, there is a question which says a particle is moving with velocity this produces an electric field 2k cap. Okay, at some point it will produce a magnetic field at that point which is equal to. Okay, the particle is moving with velocity v. We don't have any problem with this, and its electric field is also 2k cap. We have to calculate the magnetic field. How we will calculate the magnetic field here? So you must have studied about the Biot-Savart law. I will find you a formula for this from this equation. So in Biot-Savart law, magnetic field is given by mu naught I dl sin theta upon 4 pi r square. Okay, here I dl is the current element. Now current is equal to charge into time. So this equation can be written as mu naught into charge into time into dl into sin theta upon 4 pi r square. So if dl into t, you will see this is the velocity because dl is length and t is time. So you can write it as velocity.
So B becomes equals to mu naught qv sin theta upon 4 pi r square. Okay, you can also write this formula. I have derived this from Biot-Savart law. Since the question is in vector form and the answer is also in vector form, so vector form of this magnetic field will be equal to mu naught q v cross r, v cross r upon 4 pi into r cube. How I have written this? If you will write the value of this, you will write it as Vr sin theta, and in the denominator it is r cube, so it will be V sin theta upon r square. So the same value is written in vector form. You must not have any problem with this. So this is the formula. Okay. Now for electric field, we know that the scalar form of electric field is kq upon k is 1 by 4 pi epsilon naught. So kq upon r square. So we will write it as k vector r upon r cube. Okay. So if we will see, we can write it this in vector form like this. Okay. So now we see a relation between both of them. This part is the common part in both the equations. Q upon 4 pi epsilon naught r cube. Okay. So we find that if we want to write B, then we can write it as mu naught epsilon naught V cross E. How we have written this? Because in the denominator there was epsilon naught, so we multiplied this by epsilon naught. Mu naught is already there, and in place of q upon 4 pi epsilon naught r vector, we have written E. Okay, I think you have understood this. And mu naught into epsilon naught is equal to 1 by c square, speed of light, because speed of light is equals to 1 upon root under mu naught epsilon naught. So c square equals to 1 upon mu naught epsilon naught. That means mu naught epsilon naught can be replaced by 1 upon c square into v cross e. Okay, so v cross e. Now we have given the values of v and e. Just put it and solve it. So v is I cap plus 3j cap, I cap plus 3j cap cross e is 2k cap. Okay, so the cross product will be I cross k. Okay, I cross k, you get minus j from the circle I j k. So I cross k is minus j, so minus 2j, and j cross k is plus I, so 6i. So the final answer is B vector is equals to 6i cap minus 2j cap upon c square. So 6i cap minus 2j cap upon 6 square is our first answer. I hope you have understood this question. Thank you so much for watching. हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे एक क्वेश्चन है दैट कि लॉन्ग वायर कैरिंग करंट आई, एक लॉन्ग वायर है जिसमें कि आई करंट जा रहा है, इज बेंट टू फॉर्म ए प्लेन एंगल थीटा. इसको हमने बेंट कर दिया एक थीटा एंगल बनाने के लिए. मतलब कि जैसे सपोज इस तरह से देखो कि यहाँ पर हमारे पास एक वायर इस तरह से है, ऐसे लॉन्ग वायर है, मतलब कि ये आपका पूरा एंड इन्फिनिटी तक जाएगा, इधर भी पूरा एंड जो है इन्फिनिटी तक जाएगा, और इसको हमने बेंड कर दिया, एंगल थीटा बना दिया. फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड बी. मैग्नेटिक फील्ड आप बताइए, बी बताइए कहाँ पर, ऑन द बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स वर्टेक्स. तो मतलब कि आपका जैसे कि यहाँ पर जो डायग्राम है इसमें आपका ये एंगल बाइसेक्टर हो गया ना, तो इस एंगल बाइसेक्टर में जो वर्टेक्स से जो एंगल होगा उससे कितना दूर, तो उससे जो है x डिस्टेंस पर, यहाँ x डिस्टेंस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है. इसमें करंट इस तरह से I
और इसमें भी करंट इस तरह से आई, ये एंगल हो जाएगा थीटा अपॉन 2 और ये एंगल हो जाएगा थीटा अपॉन 2, टोटल एंगल थीटा हो जाएगा। तो ये डायग्राम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर पी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड जो है बताना है, तो इसको कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम लोग अप्लाई करेंगे बायोट सेवर्ट लॉ वाला एक फॉर्मूला, जिसमें कि मान लो आपके पास एक ऐसा स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर होता था और इससे आप डी डिस्टेंस पर निकालना चाहते थे, मैग्नेटिक फील्ड जो है निकालना चाहते थे। ये एंगल थीटा 1 होता था, ये एंगल थीटा 2 होता था, और इसके लिए आप फॉर्मूला लिखते थे म्यू नॉट आई बाई, करंट आई है, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ये आप जो है लिखते थे म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो इस केस में हमें देखना पड़ेगा कि पॉइंट P जो है और ये जो वायर येलो वाला देख रहे हो, इधर वाला जो वायर है, इसके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो ऐसे, है ना, ये ड्रॉ कर दिया, तो ये हमारा D हो जाएगा। तो ये D कैसे आएगा? तो जैसे कि ये x है, ये वाला लेंथ x है, तो D हो जाएगा x साइन थीटा, क्योंकि ये हाइपोटेनस का काम करेगा, x साइन थीटा बाई 2। तो देखो तुम्हारा ये तो आ गया, करंट आई है। अब थीटा 1 थीटा 2 देखना पड़ेगा। तो थीटा 1 थीटा 2 हम लोग लेते थे एंड्स का एंगल, है ना। तो एंड्स का एंगल P के साथ, जैसे ये पॉइंट P है तो एक एंड को जोड़ दिया, ये पॉइंट P है दूसरे एंड को जोड़ दिया, ये थीटा 1 थीटा 2 होता था। तो जैसे यहाँ पर पॉइंट P है, ये वाला एक एंड है, इसको जोड़ा है, तो ये एक एंगल थीटा 1 हो जाएगा, और दूसरा तरफ चूंकि इनफाइनाइट तक जा रहा है तो दूसरे तरफ वाला एंगल जो है वो 90 हो जाएगा। तो थीटा 1 आपका हो जाएगा जैसे कि ये 90 है, ये थीटा बाई 2 है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा बाई 2, और दूसरे तरफ वाला एंगल हो जाएगा 90, है ना। डी पता चल ही गया है, डी इक्वल्स टू एक्स साइन थीटा बाई 2 है। तो सारा वैल्यूज रखना है, केवल डायरेक्शन की अगर बात करें तो राइट हैंड थंब रूल, जैसे कि करंट जो है पी में मतलब करंट ऐसे आ रहा है ऊपर से ऐसे, तो उस वायर को पकड़ते हैं और पी के तरफ ऐसे हाथ को घुमा करके देखते हैं, तो पी से हमारा जो हाथ है वो बाहर आ रहा है, मतलब कि करंट मैग्नेटिक फील्ड बाहर। तो अब वैल्यू लिखते हैं सारा। सो बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी की वैल्यू हो जाएगी एक्स साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा 1 मतलब साइन 90 माइनस थीटा 2 प्लस साइन थीटा थीटा बाई 2 साइन थीटा 2 90। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स साइन थीटा बाई 2, और ये 90 माइनस थीटा बाई 2 तो cos थीटा बाई 2 हो जाएगा, और ये 1 तो 1 प्लस cos थीटा अपॉन 2, ठीक है, ये आया। इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं। सो म्यू नॉट आई अपॉन, मान लो कि ये है 2 पाई एक्स इंटू 2 साइन थीटा बाई 2, लिख सकते हैं ना, 4 को ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं, और ऊपर में जो 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 है इसको लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4, ठीक है। 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ना 2 कॉस स्क्वायर थीटा, उसी से। तो ध्यान देना यहाँ पे दैट कि तुम्हारा जो नीचे 2 साइन थीटा बाई 2 है, इसको साइन 2 साइन थीटा बाई 2 जो है इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। कैसे ब्रेक कर सकते हैं? तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। तो इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं थी, इसको 4 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो ये जो साइन थीटा देख रहे हो ना, इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे, इसको ब्रेक करके लिख देंगे 2 साइन थीटा बाई 4 कॉस थीटा बाई 4, ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे। तो ये साइन 2 थीटा बन जाएगा, तो वापस से वहीं चले जाएंगे जहाँ से चालू किया। इसका फायदा ये होगा, ये कैंसिल हो जाएगा टर्म, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा म्यू नॉट आई कॉस थीटा बाई 4 साइन थीटा बाई 4 कॉट थीटा बाई 4 डिवाइडेड बाई 4 पाई एक्स, ये आया आउटवर्ड में। अब एक सेकेंड वायर भी तो है, ये तो देख रहे हैं ना, ये सेकेंड वायर भी तो है, इससे भी सेम तरीका अपनाया जाएगा, सारा कुछ सेम रहेगा और डायरेक्शन भी सेम रहेगा, तो सब कुछ सेम होगा। मतलब कि P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ट्वाइस होगा जो अभी हमने निकाला, दोनों ऐड हो जाएंगे। सो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स हो जाएगा यहाँ पे, और कॉट थीटा बाई 4 तो रहेगा ही, और डायरेक्शन होगा आउटवर्ड, ठीक है।
दैट मीन्स कि जो हमारा ऑप्शन था वो क्वेश्चन था उसमें क्या था कि ये फॉर्म में लिखा हुआ है k cot 4 थीटा लिखा हुआ है, ठीक है, k cot 4 थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू निकालनी है। तो एक्चुअल में यहाँ पर जो है cot थीटा बाई 4 होगा और ये k हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा cot 4 थीटा नहीं है, cot थीटा बाई 4 होगा और k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स, ठीक है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप दिस क्लियर योर डाउट और तुम्हें सारा कुछ समझ आ गया होगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन है कि ए वायर इज टाइटली बाउंड टू फॉर्म of a spiral of n turns with the inner and outer radii equal to a and b respectively. When a current I is established in the coil, the magnetic field at the center is. तो देखिए कुछ कुछ टर्म्स आप जान लीजिए कि मान लीजिए आपके पास एक आर्क होता है ना, जब इसका एंगल थीटा होगा और इसमें आई करंट जा रहा है, इसका रेडियस आर है, तो इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट आई थीटा बाई 4 पाई आर, एक टर्न के लिए। अगर इसमें n टर्न होगा तो म्यू नॉट एन आई थीटा बाई 4 पाई आर हो जाता है। तो वही अगर एक सर्कुलर लूप रहेगा तो उसका सेंटर पे थीटा आप कितना लिखिएगा, पूरा एंगल 2 पाई लिखिएगा, तो वो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है म्यू नॉट एन आई बाई 2 आर। समझ गए? तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर पे सर्कुलर लूप होता है म्यू नॉट एन आई बाई 2 आर। क्लियर है? तो अब ये समझिए कि यहाँ पर थोड़ा सा मामला अलग है। इसमें आपको कुछ ऐसा स्पाइरल है, ठीक है, जिसमें बहुत सारा टर्न है, ऐसे बहुत सारा टर्न है, एन नंबर ऑफ टर्न है। इसका इनर रेडियस बोला है ए है, जहाँ से टर्न चालू हुआ, आउटर जो है जहाँ तक टर्न खत्म हुआ है वो बोला है बी है, ठीक है। तो इसमें अगर आई करंट जाएगा ना तो इसका सेंटर पर बोला है मैग्नेटिक फील्ड बताइए। देखिए इसको कैसे करेंगे, आप ऐसे समझिए कि इस वाला में आप क्या करिए ना कि एक तो ये ले लीजिए, एलिमेंट ले लीजिए यहाँ पर ऐसे, तो पतला सा स्ट्रिप काट लीजिए जो एक सिंपल एक वायर की तरह से रहेगा, ठीक है, एक वायर की तरह से वो रहेगा। उसका रेडियस जो है, उसका रेडियस जो है वो मान लीजिए कि आर है और कुछ थिकनेस है डी आर, ठीक है ना। तो इसमें आप इसकी वजह से सेंटर पर निकाल दीजिए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो अब इसमें एक टर्न होगा या उससे ज्यादा होगा, ये निकालना पड़ेगा। तो देखिए पूरा जो थिकनेस है यहाँ से यहाँ तक वो कितना है, बी माइनस ए। तो बी माइनस ए थिकनेस के लिए आपको नंबर ऑफ टर्न्स बोला था एन है, तो वन थिकनेस के लिए हो जाएगा एन बाई बी माइनस ए। तो इसका थिकनेस हम डी आर माने, डी आर थिकनेस के लिए हो जाएगा एन बाई बी माइनस ए इंटू डी आर। इतना नंबर ऑफ टर्न्स जो है इस वाला एलिमेंट में रहेगा और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे हो जाएगा म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएगा एन बाई बी माइनस ए इंटू डी आर। तो म्यू नॉट एन आई बाई रेडियस है उसका 2 स्मॉल आर, ठीक है। तो देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड हमको इस वाले एलिमेंट की वजह से मिला है। हम इसी को इंटीग्रेशन करेंगे पूरा वायर के लिए, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीवी, जिसमें कांस्टेंट जो जो है सब बाहर निकाल दीजिए। म्यू नॉट कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, बी माइनस ए कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन किसका होगा, 1 बाई आर डी आर का। अब देखिए आर का मिनिमम वैल्यू यहाँ से चालू होगा और मैक्सिमम यहाँ तक होगा, माने कि ए से लेकर के बी तक। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई 2 बी माइनस ए इंटू एल एन बी बाई ए। समझ गए? क्योंकि ये 1 बाई आर डी आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एल एन आर, जिसमें एक बार बी रखेंगे एक बार ए रखेंगे, तो एल एन बी फिर माइनस एल एन ए, तो वो हो जाएगा एल एन बी बाई ए। तो इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई 2 बी माइनस ए एल एन बी बाई ए। तो इसका जो ऑप्शन होगा ये थर्ड ऑप्शन इसमें सही ऑप्शन होगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि एक वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस आर विथ ए स्ट्रेट पोर्शन ए बी, with a straight portion AB, then if the current in the wire is I, then the magnetic induction at point O is, माने कि O पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो है हम लोग को चाहिए।
देखिए समझिए, इसको दो पार्ट में आप तोड़ के देखिए। एक आप इस तरह का सर्कुलर आर्क है जिसमें कि करंट हमारा आई है, और इसका जो एंगल बन रहा है सेंटर पर, जो एंगल ये बना रहा है, ये एंगल इसका बन रहा है ये 2 पाई-2 फाई, क्योंकि इधर वाला जो एंगल है ना, इधर वाला एंगल 2 फाई है, तो हमको इस आर्क का एंगल मिलेगा 2 पाई-2 फाई। ठीक है। एक दूसरा पार्ट आप देख लीजिए कि यहाँ पर ए से बी एक वायर है, इसमें भी करंट आई जा रहा है, और ये जो सेंटर पर एक स्ट्रेट वायर है, ये जो एंगल बना रहा है इधर फाई है और इधर भी फाई है, इस तरह से है। तो देखिए, आप बायोट सेवर्ट लॉ में पढ़े होंगे कि ये जो स्ट्रेट वायर होता है उसका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लीजिए डी है, यहाँ पॉइंट से यहाँ वायर तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो यहाँ पर थीटा 1 कौन है, फाई है, थीटा 2 कौन है, फाई है, दोनों सेम है। तो इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड जो ये स्ट्रेट वायर है ना, इसके वजह से हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी इंटू 2 साइन फाई। समझ गए। तो बी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, सॉरी 2 पाई डी। ठीक है, एक मिनट, 2 पाई डी इंटू साइन फाई। समझ गए। ये आपका हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई साइन 2 पाई डी इंटू साइन फाई। ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना सेंटर पे, ये उस स्ट्रेट वायर के चलते होगा। समझ रहे हैं आप। अब देखिए कि यहाँ पर ये तो आप निकाल लिए, अब इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो देखिए, आप इसके लिए जो राइट हैंड पाम रूल एक होता है, वो जो हम मैग्नेटिज्म में आपको पढ़ाए हैं, बढ़िया से आप देखिएगा उसको। तो उसके लिए आप क्या करिए कि आपका जितना भी फिंगर्स है उसको इस तरफ स्ट्रेच कीजिए, जितना चारों फिंगर इधर स्ट्रेच करिए, और जहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो पॉइंट ये है, तो पाम को इधर रखिए। तो देखिएगा आपका थंब जो है ना इनवर्ड पॉइंट करेगा, मतलब कि इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आएगा इनवर्ड। अब हम लोग चलते हैं कि जो आर्क है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो देखिए, उसका जो आर्क की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई थीटा बाई 4 पाई आर। अब यहाँ पर थीटा क्या है, तो ये वाला एंगल जो आर्क बनाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा म्यू नॉट आई 2 पाई-2 फाई डिवाइडेड बाई 4 पाई, रेडियस इसका है स्मॉल आर। तो ये हो गया। अब इसमें आपको डायरेक्शन निकालना है सेंटर पर, तो इसके लिए आप राइट हैंड में क्या करिए कि जितना चारों फिंगर है ना, उसको इस करंट के चारों तरफ घुमाइएगा, तो थंब आपका नीचे के तरफ आएगा। तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही है, तो दोनों केस में मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर सेंटर पे आपको चाहिए तो दोनों आप ऐड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई 2 पाई-2 फाई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर प्लस म्यू नॉट आई साइन फाई डिवाइडेड बाई 2 पाई डी। अब एक चीज देखिए कि जो यहाँ क्वेश्चन है वहां पर ये सब टर्म तो दिया हुआ है, म्यू नॉट ई आई दिया है, फाई दिया है, आर दिया, लेकिन डी नहीं दिया। डी हम अपने माने थे, तो डी का वैल्यू जो है हम यहाँ निकालेंगे। देखिए कैसे, ये वाला हम डी माने हैं और ये आर है, ये आर है, ये डी है। तो यहाँ से आपको कॉस फाई दिख रहा है, कॉस फाई कितना है, कॉस फाई है डी बाई आर। तो आपका अगर कॉस फाई डी बाई आर है तो डी कितना हो जाएगा, आर कॉस फाई। इसको आप वहाँ डी के जगह पर रख दीजिए, आर कॉस फाई डी के जगह पर आप रख दीजिए। ठीक है। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई कॉमन हो जाएगा और 2 पाई भी कॉमन हो जाएगा। पहले हम रख लेते हैं फॉर्मूला में। ठीक है, यहाँ डी के जगह पे हम रख देंगे आर कॉस फाई। ठीक है, अब कॉमन लेते हैं। तो देखिए, म्यू नॉट आई कॉमन हो जाएगा, 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा फाई माइनस फाई, क्योंकि 2 यहाँ रहेगा ना तो उससे डिवाइड करेंगे, तो पाई माइनस फाई प्लस म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर कॉमन है, ये टेन थीटा है। ठीक है। तो देखिए, जो सी ऑप्शन है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, पाई माइनस फाइव प्लस टेन फाइव, फाइव है फाइव। तो ये जो है ना सी ऑप्शन इसमें जो है सही ऑप्शन होगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू। स्वागत है स्टूडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन है दैट कि ए वायर लूप पी क्यू आर हैविंग द शेप ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल विथ पी क्यू इक्वल टू 3x, पी आर इक्वल टू 4x एंड क्यू आर इक्वल टू 5x। देखिए, यहाँ पे पहले आप एक ट्राइंगल ड्रॉ करिए। ठीक है,
तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, तो राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, ऐसा होगा, ऐसा होगा। और ये P हो गया, ये Q हो गया और ये R हो गया। तो QR का वैल्यू दिया है 5x और आपका PR का वैल्यू दिया है 4x और PQ का वैल्यू दिया हुआ है 3x। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि इसमें जो करंट है वो I है, सपोज ऐसे मान लीजिए करंट I है। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P, ये जो पॉइंट P देख रहे हैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है K म्यू नॉट I बाई 48 पाई x। तो आपसे पूछ रहा है कि K का वैल्यू जो होगा कितना होगा, ये निकालना है यहाँ पे। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको यहाँ देखना होगा कि कौन कौन सा वायर है जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में योगदान करेगा। देखिए जैसे कि वायर PQ का बात करेंगे तो PQ कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएगा P पे। क्यों? क्योंकि वो सेम पॉइंट P से पास हो रहा है। PQ जो है वायर वो P से पास हो रहा है, तो उसके चलते PQ वायर के चलते P पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। सेम उसी तरह से PR वायर जो है उसके चलते भी P पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। केवल वायर QR की वजह से P पर मैग्नेटिक फील्ड होगा और वही हम लोग यहाँ निकालेंगे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिए। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन मान लीजिए D है, तो ये D का वैल्यू पहले निकालना होगा क्योंकि फॉर्मूला में यूज होगा। कैसे? देखिए बायोट सेवार्ट लॉ जब आप पढ़े होंगे तो उसमें एक वायर अगर इस तरह से है और इसके D डिस्टेंस पर एक पॉइंट है और इस पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होता है तो ये मान लीजिए θ1 और ये θ2, तो इसका वैल्यू होता है म्यू नॉट I बाई डिस्टेंस परपेंडिकुलर है 4 पाई D साइन θ1 प्लस साइन θ2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसमें आपको D तो निकालना पड़ेगा, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो पहले निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे D निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल्स वाला। तो देखिए यहाँ पे यहाँ दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल PIQ, I नहीं लेते उसको, D पॉइंट ले लेते हैं। ये जो पॉइंट है D है, तो एंगल PDQ है, इसका एरिया प्लस ट्राइंगल PDR इसका एरिया, ये पूरा आपको PQR का एरिया दे देगा, है ना। तो देखिए PDQ का एरिया लिखना है तो हाफ इंटू हाइट और बेस, बेस मान लीजिए कि आपका y है तो इधर वाला बेस हो जाएगा 5x माइनस वाई, क्योंकि टोटल लेंथ 5x है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू हाफ इंटू बेस 4x इंटू हाइट 3x। तो इससे आपको यहाँ से D मिल जाएगा। कैसे? तो यहाँ देखिए आप D कैसे निकालेंगे, सॉल्व करते इसको। यहाँ से हाफ D/2 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा y प्लस 5x माइनस वाई इक्वल टू 12x² 2, ये खत्म हो गया। तो यहाँ से D इक्वल टू हो जाएगा 12x/5, ये y भी कैंसिल हो जाएगा, 5x नीचे चला जाएगा, सो 12x/5। ठीक है, तो ये D जो है परपेंडिकुलर दूरी हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया, तो ये हमारा आ गया D। अब देखिए θ1 θ2 भी चाहिए होगा, तो θ1 कौन है, θ2 कौन है, तो डायग्राम दोनों कंपेयर करके देखिए तो आपको पता चलेगा कि ये एंगल जो है θ1 है और ये θ2 है, ये कितना होगा। सिंपल सी बात है कि जब भी आपको एक ऐसा ट्राइंगल दिया रहे जिसमें कि साइड्स हो 3 4 और ऐसे 5, तो ये एंगल होता है 37, ये याद रखना है आपको। ठीक है, और ये एंगल होता है 53। दैट मीन्स कि आपका जो θ1 है ये अगर 53 डिग्री है तो θ1 तो 37 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये 90 डिग्री है। समझ गए? ये एंगल आपका 37 डिग्री है तो θ2 तो आपका 53 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि इधर भी ये एंगल क्या है, 90 है। तो इससे हम लोग को साइन θ1 और साइन θ2 भी पता चल जाएगा। तो देखिए साइन θ1 का मतलब हो गया साइन 37, तो ये 3/5 होगा ट्राइंगल से, और साइन θ2 इसका मतलब साइन 53, ये होगा 4/5। सारा वैल्यूज आ गया है, अब हम लोग केवल पुट करेंगे। सो B इक्वल टू म्यू नॉट I/4 D का वैल्यू है 12x/5, साइन θ1 है 3/5
और साइन थीटा 2 है 4/5। तो यहाँ से आपका आ जाएगा b इक्वल टू 5 म्यू नॉट आई बाई 12 चौके 48 पाई एक्स इंटू 7/5, और ये 5 कैंसल हो गया, तो ये आ गया b इक्वल्स टू 7 म्यू नॉट आई बाई 48 पाई एक्स। अब जो इक्वेशन या आंसर जो दिया हुआ था उसको इससे आप कंपेयर करके देखिए, तो k की जगह पर आपको दिखाई देगा 7, k की जगह पर 7 दिखाई देगा। दैट मीन्स कि k की जो वैल्यू हमने निकाली है यहाँ पे, वो k की वैल्यू हो जाएगी 7। यही हमारा आंसर होगा। आई होप दैट दिस क्लियर यू डाउट। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है दैट कि द फिगर शोज टू रीजन्स ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स। यहाँ पर हम लोग को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स जो है गिवन है। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब हो गया कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। एक का वैल्यू b है और दूसरे का वैल्यू 2b है। डायग्राम से अगर आप देखेंगे तो b जो है आउट ऑफ द प्लेन है और 2b इनवर्ड है, मतलब इनटू द प्लेन है। ए चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m, एक चार्ज पार्टिकल देखिए यहाँ से एंटर कर रहा है विद वेलोसिटी v और उसका चार्ज q है, मास m है, चार्ज q है, एंटर्स द रीजन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विद ए वेलोसिटी इतना इतना वेलोसिटी से एंटर हुआ है। w क्या विड्थ है, इस रीजन का विड्थ w और इसका भी w। पूछ रहा है कि टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कम आउट ऑफ द रीजन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, कितने देर में ये जो पार्टिकल है इस मैग्नेटिक फील्ड से एक्चुअल में बाहर आ जाएगा, ये हम लोग को यहाँ बताना है। ध्यान से समझिए कि देखिए, अगर आप बात करें कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज जाता है तो उसका पाथ कैसा होता है, देखिए उसका पाथ एक्चुअल में यहाँ पे सर्कुलर बनेगा। ठीक है, क्योंकि इस चार्ज पर एक फोर्स लगेगा जो होगा QVB, ये फोर्स लगेगा और उसके चलते इसका पाथ हो जाएगा सर्कुलर। तो सर्कुलर पाथ होने की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा mv²/r इक्वल्स टू q इंटू वी इंटू बी। दैट मीन्स की वेलोसिटी जो है उसका फॉर्मूला हो जाएगा QBr/m, QBr/m। और क्वेश्चन में वेलोसिटी बोला है QBW/m, QBW/m। समझ गए? तो देखिए आप ऐसा समझिए कि यहाँ पर हम लोग वेलोसिटी का जो फॉर्मूला जानते हैं कि जैसे एक मैग्नेटिक फील्ड है, मान लीजिए ऐसे इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, या क्वेश्चन में ही हम लोग समझ लेते हैं, अलग से क्यों बना रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में देखिए कि यहाँ पर जैसे ये चार्ज जो अंदर यहाँ से जा रहा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू b है और बाहर है, वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है। तो आप यहाँ v×b जब करेंगे राइट हैंड थंब रूल से, तो इस पर फोर्स जो लगेगा वो ऐसे लगेगा, मतलब इसका पाथ जो है कुछ इस तरह से बनेगा और यहाँ तक ये पहुँच जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पहुँचेगा अब इसका पाथ कुछ ऐसा होगा और वो निकल जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पर समझिए कि कैसे पाथ जो बन रहा है, छोटा सा बनाते हैं। यहाँ से मान लीजिए ऐसा पाथ बनेगा ऐसे यहाँ तक, और फिर यहाँ पहुँचने के बाद इस पे फोर्स लगने लगेगा ऊपर, क्योंकि अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। तो अब अगर राइट हैंड थंब रूल यूज कीजिएगा तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, सारा फिंगर्स को अंदर रखना है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में घुमाना है। ठीक है, तो जब आप घुमाएंगे वेलोसिटी इस जगह पर किधर होगा, इस जगह पे वेलोसिटी ऐसे होगा और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। ठीक है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो कुछ इस तरह से लगना चालू हो जाएगा, मतलब कि अब जो सेंटर होगा कुछ ऐसा होगा, ऐसा सेंटर होगा, और इसके बाहर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस तरह से हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स जो है चार्ज जब एंटर हो रहा था इस तरह से, वेलोसिटी था, मैग्नेटिक फील्ड बाहर था, तो v×b जब हम लोगों ने किया तो हमने देखा कि फोर्स इस पे डाउनवर्ड है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग पलट देंगे तो इस पे फोर्स जो है अगर सेम इस तरह से यहाँ पर आने के बाद ये एंटर करेगा इसमें, तो अब इस पे जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा हम लोग को देखना है। समझ गए? तो जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पर ऐसे एंटर हो रहा है, अगर सपोज थोड़ा अंदर चला गया, इधर एंटर हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर अंदर की तरफ है, फोर्स जो है कुछ ऐसे लगेगा, सेंटर माने कि यहाँ पर होगा। और ये अब जो कर्व बनेगा, अब जो सर्कल बनेगा वो कैसा बनेगा, देखिए पहले तो ये ऐसे जाएगा, उसके बाद ये फिर यहाँ से ऐसे जाएगा और फिर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में इसका जो पाथ होगा, इसका जो पाथ होगा ये एक सेमी सर्कल होगा सेकेंड वाले में, और फर्स्ट वाले में जो पाथ होगा वो क्वाड्रेंट होगा। ठीक है, यहाँ क्वाड्रेंट होगा। समझ गए? तो जो वेलोसिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है वो वेलोसिटी है QBW/m, और जो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का, तो उसके लिए अगर हम लोग इक्वेट करें फर्स्ट केस के लिए, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला है QB रेडियस r/m इक्वल टू QBW/m। तो इससे हम लोग ये पता चल रहा है
कि जो रेडियस बनेगा वो डब्ल्यू रेडियस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट केस में हमारा रेडियस होगा डब्ल्यू होगा, ये रेडियस है, इस वजह से ये क्वाड्रेंट बन रहा है। सेकेंड केस में देखिए कि सेकेंड केस में अगर आप देखेंगे सेकेंड केस में, तो सेकेंड केस में हमारा जो Q का वैल्यू Q है, मैग्नेटिक फील्ड अभी 2b हो गया है, रेडियस मान लीजिए r डैश डिवाइडेड बाई m, और जो वेलोसिटी था वो चेंज नहीं होता है क्योंकि ये फोर्स परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी का, तो इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, अभी भी QB W बाई m रहेगा क्वेश्चन के अनुसार। तो इससे हम लोग को ये पता चला कि जो नया रेडियस होगा सेकेंड वाले में वो W बाई 2 होगा। तो देखिए यहाँ सेमी सर्कल बन रहा है और इसका सेंटर कुछ यहाँ पर है और इसका जो रेडियस है ये वाला W बाई 2 है। ठीक है, तो फर्स्ट केस में रेडियस W, सेकेंड केस में रेडियस W बाई 2। फर्स्ट केस में जो पाथ है वो क्वाड्रेंट है, मतलब टाइम क्वाड्रेंट कवर करेगा, सेकेंड केस में एक सेमी सर्कल कवर करेगा। तो अब आ जाते हैं हम लोग टाइम पीरियड का फॉर्मूला। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2πm/qb, 2πm/qb। तो देखिए इसमें जो फर्स्ट केस में जो टाइम लगेगा वो एक क्वाड्रेंट कंप्लीट हो रहा है, इसलिए टाइम पीरियड का आधा, 1/4, माने कि 2πm/qb इंटू 4, मतलब फर्स्ट पार्ट में जो टाइम हम लोग का लगेगा वो लगेगा qm/2qb। सेकेंड पार्ट में देखिए कितना टाइम लगेगा, एक सेमी सर्कल कवर करने, मतलब जो टाइम पीरियड होगा वो हाफ हो जाएगा, तो सेमी सर्कल कवर हो जाएगा, सेमी सर्कल। तो यहाँ फॉर्मूला आ जाएगा 2πm/q इंटू बी डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा आपका πm/2qb। समझ गए, तो ये टाइम लगेगा सेकेंड पार्ट में और ये टाइम लगेगा फर्स्ट पार्ट में। तो टोटल टाइम जो हो जाएगा वो हो जाएगा t1 प्लस t2, इसके बाद ये बाहर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आंसर πm/qb, πm/qb। और ये ऑप्शन नंबर 4 था हमारा, इसमें सही ऑप्शन होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें कह रहा है कि ये पार्टिकल मास कितना है उसका m है, चार्ज कितना है q है, इज मूविंग इन ए रीजन इन विच देयर एग्जिस्ट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड at t equal to 0, the particle is at 0 comma a and is moving with vi. After some time the particle is located at 2a comma 0 and has velocity minus 2v, then which of the following is true? ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हमारा पूछ रहे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा, या फिर आपका रेट ऑफ वर्क डन मतलब पावर कितना होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। ओके, तो देखिए पहले सिचुएशन यहाँ पे समझ लेते हैं दैट कि एक पार्टिकल है जिसकी मास हमें बोल दी गई m ले लो और चार्ज उसकी q ले लो, एक ऐसे रीजन में मूव कराओ जहां पर EI मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड x डायरेक्शन में है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपका x डायरेक्शन में लग रहा है E अलोंग I कैप। ठीक है, और बोल रहा है दैट कि एक मैग्नेटिक फील्ड भी है K में। चलो ठीक है, x इसको ले लिया और y जो है ना इस डायरेक्शन को y ले लो, तो z के अलोंग यहाँ पर मतलब ऊपर या अंदर किधर भी ले सकते हैं, चलो अंदर नहीं बाहर ले लेते हैं डॉट, तो ये डॉट मतलब बाहर, प्लेन के बाहर पी के कैप हो गया। ठीक है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है जो जेड में है, तो जेड कहाँ होगा, प्लेन से बाहर होगा क्योंकि एक्स वाई किस में, प्लेन में। अभी बोल रहे हैं एट टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो द पार्टिकल इज एट 0 कोमा ए, मतलब ऊपर कहीं पर होगा, क्यों, क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 है ना, सो 0 कोमा ए इस पर है एंड इज मूविंग विद वी आई, और ये वी आई से मूव कर रहा है मतलब कि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी v से जा रहा है। आफ्टर सम टाइम द पार्टिकल इज लोकेटेड एट 2a कॉमा 0, अब ये x एक्सिस में होगा क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 है, सो 2a कॉमा 0 एंड हैज वेलोसिटी, और इसका वेलोसिटी कितना है माइनस ऑफ 2v जे कैप, माइनस जे कैप के अलोंग इसका वेलोसिटी हो गया है, मैग्नीट्यूड है 2v, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो चलिए पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकाल लेते हैं और देखते हैं कि ए या सी सही होगा या नहीं। अगर मान लीजिए ए और सी सही नहीं है तो बी और डी में से चेक कर लेंगे पावर निकाल के। ठीक है, देखिए कि यहाँ पर एक्चुअल में आपको जो चार्ज है वो आखिरकार
एक्स की तरफ जाते जाते वाई की तरफ क्यों मुड़ गया, कुछ तो रीजन होगा। तो देखिए ये एक्चुअल में हुआ क्या, दैट कि ये एक्स की तरफ जा रहा था, तो एक फोर्स इस पर लगना स्टार्ट हो जाएगा। कौन सा फोर्स, वो फोर्स होगा एफ इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। एक फोर्स और होगा, और वो फोर्स होगा मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी। ठीक है, तो देखिए एफ ई जो है ना, इसका वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है, ये आपका उसके स्पीड को चेंज कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो है ना, ये चेंज नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि ये वेलोसिटी क्यों चेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो लगता है ये डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर लगता है। कैसे, देखिए इनिशियल में, शुरुआत में जो पार्टिकल जा रहा था इस तरफ, माने वेलोसिटी इधर था और मैग्नेटिक फील्ड था बाहर। तो जब इसका वैल्यू आप निकालते हो ना, तो इससे निकालते हो डायरेक्शन एफ इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी से। तो देखो वी के अलोंग राइट हैंड थंब रूल यूज करना है, राइट हैंड थंब रूल। तो वी के अलोंग अगर आप अपना हाथ रखते हो, आपको वी के अलोंग अगर हाथ रखना है ऐसे, ठीक है, और बी के तरफ क्रॉस करते हो जैसे ऐसे, तो इसका जो फोर्स आता है, इस पे जो फोर्स है, वी किधर है आपका, वी एक्स की तरफ है और बी की तरफ बाहर, तो फोर्स थंब के अलोंग नीचे आता है। ये आपको करना होगा, ठीक है। इस वजह से ये धीरे धीरे नीचे लगते गया, तो ये इसका डायरेक्शन जो है मुड़ता गया, समझ गए, मुड़ता गया, और एक सर्कल ये क्वाड्रेंट ये बनाया, मतलब कि इसका पाथ कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, फाइनली फिर वो नीचे जाने लगा, ये है, समझ गए। तो इसको बनाने के लिए हम लोग को यूज करना पड़ेगा वर्क एनर्जी थ्योरम। ये वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, दैट टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो वर्क डन टोटल इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर जो वर्क डन हम लोग लिखने जा रहे हैं, ये वर्क डन आप कैसे लिखोगे, तो देखिए ये जो वर्क डन है ये कौन देगा, ये जो वर्क डन है ये कौन देगा, तो ये दो ही फोर्स लग रहा है, तो दो से वर्क डन हो सकता है, इसीलिए वर्क डन ड्यू टू एक मैग्नेटिक फोर्स और वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स, यही दो फोर्स है, तो इन्हीं दोनों से वर्क डन मिल सकता है। इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का चेंज, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। अब देखिए कि जब यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स का आप वर्क डन लिखना चाहोगे, तो वर्क डन एक्चुअल में क्या होता है, वर्क डन होता है एफ एस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब चूंकि हमारा मैग्नेटिक फोर्स उस चार्ज पार्टिकल पे लग रहा था नीचे, जब वो उधर जा रहा था इस तरफ, तो डिस्प्लेसमेंट या डायरेक्शन ऑफ मोशन और फोर्स के बीच का एंगल 90 है, तो ये वर्क डन तो जीरो हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन यहाँ पे नहीं होगा, वो जीरो लिखना पड़ेगा। प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन हो जाएगा क्यू ई इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आप देखिए कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या है। ठीक है, इनिशियल पोजीशन यहाँ पे क्या है और फाइनल पोजीशन यहाँ पे क्या है। देखिए इनिशियल पोजीशन है 0, a और फाइनल पोजीशन है 2a, 0। तो डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू आप आराम से लिख देना 2ai कैप प्लस माइनस ए जे कैप। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, ओके, फाइनल माइनस इनिशियल, ओके। तो ये डी हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, ई आई कैप। तो इस वजह से यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ई आई कैप हो गया, और इसका डॉट प्रोडक्ट हम लोग कर देंगे, है ना। वर्क डन में क्या होता है, एफ डॉट एस होता है ना। सो यहाँ पर हम लोग जो है एफ तो लिख देंगे क्यू ई आई कैप डॉट डी कर देंगे, डी कितना आया 2ai कैप माइनस ए जे कैप, ये अभी हमने निकाला, इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये हो जाएगा क्यू ई, देखिए आई और आई मल्टीप्लाई होगा, जे वाला मल्टीप्लाई होगा नहीं, क्योंकि आई डॉट आई 1 हो जाएगा और आई डॉट जे 0 हो जाएगा। तो ये बचेगा क्यू ई इंटू 2a, ओके, इक्वल्स टू हाफ एम कॉमन आ जाएगा वी स्क्वायर, मतलब फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 2v था, माइनस 2v मत बोलिए बिकॉज मैग्नीट्यूड देखेंगे ना, 2v था, सो 4v स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी v था, सो v स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से E इक्वल टू हम लोग निकाल पाएंगे, सो क्यू ई इंटू 2a इक्वल्स टू हाफ एम
3v²। ओके, सो यहाँ से आपका E इक्वल्स टू मिल रहा है 3mv² अपॉन 4 इंटू क्यू इंटू ई इंटू ए। ठीक है, सो 3mv² बाई अच्छा ई तो निकालना था, मैंने यहाँ ई भी लिख दिया, सॉरी, ये ई यहाँ पर नहीं होगा ना, उधर ही रह जाएगा ना। सो दिस वन इज ए, तो 3mv² अपॉन 4qa, ये आपका 3mv² अपॉन 4qa, ये तो नहीं है, ए और बी सही होगा नहीं। ठीक है, चलो अब वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन को क्या कहते हैं हम लोग, पावर। सो देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इतना मैग्नीट्यूड आया है इसका, अगर हमें पावर निकालना है, सो पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब देखिए पावर फोर्स तो आप जान रहे हो ना, Q इंटू ई होगा। इनिशियल रेट ऑफ वर्क डन किसका निकालना है, आप क्वेश्चन में पढ़िए, इनिशियल एट द इनिशियल मोमेंट द रेट ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इस वजह से हम लोग फोर्स की जगह पर इलेक्ट्रिक फोर्स ले रहे हैं। सो क्यू ई इंटू वी, वी हमारा रहना तो जितना है। अब हमने देखो यार क्यू ई तो निकाल लिया था, 3mv² अपॉन 4qa इंटू वी। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3mv³ अपॉन 4a। 3mv³ अपॉन 4a, देखिए कौन सा ऑप्शन है, 3mv³ अपॉन 4a, बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, बी वाला सही होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, लाइक जरूर कीजिएगा, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि इफ r इज द ऑर्बिटल रेडियस एंड v इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम देन इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है I इंटू ए, जहाँ पर ए होता है एरिया, एरिया यहाँ पे सर्कुलर है तो एरिया होगा πr²। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, आपको यहाँ पे आर लिखा हुआ है कि आर दिया हुआ है, ऑर्बिटल रेडियस दिया हुआ है, खाली आप करंट जो आई निकाल लीजिएगा ना तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आई कैसे निकालेंगे, मान लीजिए कि हाइड्रोजन एटम है तो उसका ये हो गया प्रोटॉन या न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन है जो घूम रहा है ना। तो करंट क्या होता है, करंट होता है चार्ज बाई टाइम। तो मान लीजिए चार्ज यहाँ लीजिएगा जो घूम रहा है वो चार्ज कितना है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिवाइडेड बाई एक बार घूमने का जो समय होता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो करंट क्या होगा, E/T। चलिए ठीक है, अब देखिए टाइम पीरियड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। देखिए एक बार घूमेगा, रेडियस अगर r है तो एक बार घूमेगा तो डिस्टेंस 2πr होगा, बाई स्पीड मान लीजिए v है, इसका दिया हुआ है ना कि ऑर्बिटल स्पीड v है तो v से जा रहा है। तो यहाँ से करंट I जो हो जाएगा वो हो जाएगा E डिवाइडेड बाई 2πr इंटू वी। तो देखिए आप करंट निकाल लिए ना, आपका मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। तो I कितना हो गया, EV डिवाइडेड बाई 2πr इंटू πr²। ये पाई और पाई कट जाएगा और एक r कट जाएगा, मतलब कि ये हो जाएगा EVr/2। माने कि जो थर्ड ऑप्शन है इस केस में, वो थर्ड ऑप्शन इसमें सही ऑप्शन होगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन है दैट एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज E इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r around a nucleus at a frequency nu, the magnetic moment associated with the orbital motion of the electron is। देखिए बहुत सिंपल है, मान लीजिए कि आपके पास एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, जिसमें कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो घूम रहा है। ओके, उस सर्कुलर पाथ में हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो घूम रहा है, तो हम लोग एक सर्कुलर पाथ यहाँ पे बना लेते हैं, और इस सर्कुलर पाथ में जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रॉन है इस तरह से, और ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट हमें बताना है। देखिए मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू आई इंटू एरिया। आई करंट है और ए एरिया है। चलिए, तो करंट पहले निकालना होगा, एरिया तो आप जानते हैं कि रेडियस आर है, तो भाई एरिया जो होगा वो इजिली हम लोग πr² तो लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारी जो करंट है वो क्या होगी, देखिए करंट जो होता है ना वो होता है चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम। अब मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन एक बार घुमा तो चार्ज तो ई होगा, और टाइम हो जाएगा टाइम पीरियड ऑफ द मोशन, मतलब एक बार घूमने में जो समय लगता है उसको हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। और क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी गिवन है, दैट मीन्स कि आप लिख सकते हैं कि 1 टाइम पीरियड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी होता है जो दिया हुआ है, न्यू लेना है ना। तो आपको सारा वैल्यूज यहाँ पे मिल गया, करंट हो गया EV, और आपका एरिया हो गया πr²,
तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, E इंटू न्यू इंटू पाई आर स्क्वायर। सो ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा पाई इंटू ई वी ई न्यू आर स्क्वायर, पाई इंटू ई न्यू आर स्क्वायर। ऑप्शन सी इसमें सही ऑप्शन होगा। आई होप दिस क्लियर योर डाउट, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ B is the magnetic field at the center of a circular loop of area A and its magnetic dipole moment is found to be n BA to the power m upon mu naught root pi, then what is the value of n plus m? देखिए यहाँ पे समझिए कि आपको पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। इफ B is the magnetic field at the center of the circular loop, तो पहले एक सर्कुलर लूप बनाइए, इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिखिए, ठीक है। रेडियस मान लीजिए कि R है और करंट इसमें I जा रहा है, ठीक है। तो इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो फॉर्मूला से होता है म्यू नॉट I बाई 2R, म्यू नॉट I बाई 2R, ठीक है। तो ये होता है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर लूप। चलिए फर्स्ट लाइन पढ़ के हम लोग समझ गए कि B इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप, जिसका एरिया जो A है, मतलब कि एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए ये भी हमने समझ लिया। नाउ इट्स मैग्नेटिक मोमेंट इज फाउंड टू बी, मतलब यहाँ पर हम लोग पहले मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट अगर आपको निकालना है तो m इक्वल टू आप फॉर्मूला लिख सकते हैं I इंटू एरिया, ठीक है, I इंटू एरिया। अब यहाँ पर I क्या रखेंगे, देखिए I आप यहाँ से निकाल लीजिए, I इक्वल टू B इंटू 2R अपॉन म्यू नॉट, ये आप रख दीजिए I का वैल्यू, ठीक है। तो I हो जाएगा B इंटू 2R अपॉन म्यू नॉट इंटू एरिया। अब एरिया जो है वो हमें यहाँ पर नहीं रखना है, बिकॉज क्वेश्चन में एरिया गिवन है, ठीक है, और आंसर जो निकल रहा है उसमें भी एरिया आएगा, इस वजह से एरिया की वैल्यू नहीं रखेंगे। हाँ, बी रहेगा, म्यू नॉट रहेगा, एरिया रहेगा, आर नहीं रहेगा, तो आर को आप यहाँ से हटा दीजिए। कैसे, तो इस वाले से, ठीक है। यहाँ से आप लिख सकते हैं ना आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए अपॉन पाई, मतलब आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट अंडर ए अपॉन पाई, ठीक है। रूट अंडर ए अपॉन पाई आप जो है इस इक्वेशन में रख दीजिए आर की जगह पर। सो एम इक्वल्स टू बी बाई म्यू नॉट इंटू 2R, आर की वैल्यू कितनी है, ए बाई पाई, है ना, ए बाई रूट अंडर ए बाई पाई। सो आर की वैल्यू आप रख दो रूट अंडर ए अपॉन पाई और फिर इनटू एरिया, है ना। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं हम लोग। तो मैग्नेटिक मोमेंट हमारा हो जाएगा 2B ए टू द पावर 1 और 1/2, 3/2, और एक मिनट यहाँ रूट नहीं होगा, ठीक है, ए अपॉन केवल पाई रहेगा। तो ये ए टू द पावर 3/2, बी 2 और म्यू नॉट, और यहाँ पर पाई का पावर 1/। अब देखिए कि क्या बोला था इस क्वेश्चन में, इसमें देखिए कि n का वैल्यू और m का वैल्यू आपको पता करना है। कैसे, जो अभी फॉर्मूला जो अभी आया आपका आंसर, उससे कंपेयर कराइए, आपको पता चल जाएगा। 2 जो है ना वो आपका 2ba टू द पावर 3/2, 2ba 2ba टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई म्यू नॉट रूट पाई, ये हमारा आया है आंसर। इसमें देखिए n की जगह पर 2 है और m की जगह पर 3/2 है ना, n और m। तो ये आपको बता देगा वैल्यू किसका, कि n का वैल्यू 2 होगा और m का वैल्यू जो है वो 3/2 होगा, ठीक है। तो आपको n प्लस m पता करना था। सो n प्लस m कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3/2, 2 टू जा 4, 4 3 7, 7/2, 7/2 जो है ना आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप दिस क्लियर योर डाउट, थैंक यू। स्वागत है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन है, a wire loop carrying current I is placed in the xy plane as shown in the figure. If an external uniform magnetic field B equals to Bi cap is switched on, then the torque acting on the loop is, देखिए जब आप थ्योरी पढ़ रहे होगे ना तो उसमें एक अगर लूप होता था, उस लूप को अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते थे और उसमें अगर करंट आई जाता था, एरिया उसकी ए होती थी और मैग्नेटिक फील्ड बी होती थी,
ठीक है। तो इस पे जो टॉर्क लगता था उसकी फॉर्मूला थी आई ए क्रॉस बी। ठीक है, आई ए क्रॉस बी, इसको अगर सिंपली मैग्नीट्यूड लिखते तो आई ए बी साइन थीटा लिखते। ठीक है, ये हमारा टॉर्क का फॉर्मूला होता था जो हमने थ्योरी में कवर किया है मैग्नेटिज्म के। तो इस क्वेश्चन में भी यही फॉर्मूला लगेगा। हमारे पास जो लूप है उस लूप की हमें एरिया पता करनी होगी, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि करंट आई पता है, मैग्नेटिक फील्ड बी पता है, और थीटा 90 डिग्री। थीटा ए और बी के बीच की एंगल होती है। ए होता है एरिया वेक्टर, बी होता है मैग्नेटिक फील्ड। बी आपका एक्स एक्सिस में है, मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस में है। एरिया वेक्टर उस लूप के परपेंडिकुलर होगा, लूप के परपेंडिकुलर हुआ मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, तो दोनों के बीच का एंगल 90 है, तो थीटा 90 है। आई गिवन है, बी गिवन है, एरिया केवल इस लूप की अगर हम लोग निकाल लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये जो लूप आप देख रहे हैं इसकी एरिया हमें चाहिए। तो इसकी एरिया निकालने के लिए आप सिंपली सोचो कि यहाँ पर ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया में अगर इस ट्राइंगल की एरिया आप घटा दोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो देखिए, आपको यहाँ पे पता है कि जब भी एक सर्कल बनता है तो टोटल एंगल होता है 360। अगर इसको 3 पार्ट में डिवाइड करें तो 3 पार्ट में डिवाइड करना मतलब कि 120 डिग्री का एंगल होना इंटू 3। तो यहाँ पर जैसे पूरा सर्कल का एरिया कितना होगा, पाई ए स्क्वायर, और इसको अगर 3 पार्ट में डिवाइड करें तो एक एंगल 120 बनेगा। मतलब कि ये जो पूरा ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, तो ये पार्ट 120 डिग्री का एंगल है, मतलब ये 1/3 है पूरा एरिया का। तो इसका एरिया हो जाएगा पाई ए स्क्वायर बाई 3। ठीक है, पाई ए स्क्वायर बाई 3, सिंपली इसका एरिया आप इस तरह से लिख दिए, पाई ए स्क्वायर बाई 3। अब सिंपल यहाँ पर देखिए कि जो ट्राइंगल है उसका एरिया कितना होगा, ये ट्राइंगल का एरिया हमें चाहिए। देखिए, ट्राइंगल का एरिया अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर ये कितना ए है, तो आपका जो साइड है ये वाला साइड हो जाएगा ए साइन थीटा, और ये साइड हो जाएगा ए कॉस थीटा, जिसमें कि थीटा 60 होगा, आधा आधा। तो आप अगर उस ट्राइंगल की एरिया निकालना चाहते हो तो कर सकते हो हाफ इंटू बेस, बेस हो जाएगा 2a साइन थीटा पूरा बेस, इंटू हाइट हो जाएगा a कॉस थीटा। ठीक है, तो 2 और 2 कट गया, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन थीटा, मतलब साइन 60 डिग्री, तो √3/2, और कॉस 60 डिग्री 1/2, तो ये हो जाएगा √3a² बाई 4। तो आपका एरिया सिंपली आ जाएगा पूरा पाई a² बाई 3 में से ट्राइंगल का एरिया घटा दीजिए √3a² बाई 4, तो ये आपको मिल जाएगा a² मतलब पाई/3 माइनस √3/4। ठीक है, ये आ गया आपका एरिया। आपका एरिया आ गया, आपको करंट पता है, एरिया पता है, मैग्नेटिक फील्ड पता है, टॉर्क हो जाएगा। थीटा आपको कितना लेना था, ये थीटा अलग है, ये थीटा ए और बी के बीच का एंगल था। तो टॉर्क हो जाएगा आपका आई, एरिया a² पाई/3 माइनस √3/4 इंटू मैग्नेटिक फील्ड बी। तो ये आ गया आपका। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन इसमें हमारा सही है, IBA² पाई/3 माइनस √3/4। और जे कैप कैसे आएगा, तो जे कैप लाने के लिए आपको A क्रॉस B करना पड़ेगा। तो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, ऐसे बाहर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस की तरफ, तो ए से लेकर के बी की तरफ आप राइट हैंड थंब रूल यूज करो, आपको ऊपर मिलेगा थंब, और वो जे कैप होगा। इसीलिए अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ जे कैप लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप दैट दिस क्लियर यू डाउट। थैंक यू। स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और क्वेश्चन कह रहा है अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, हमारे पास एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, हैविंग ए रेजिस्टेंस G, कैपिटल G उसकी रेजिस्टेंस गिवन है, प्रोड्यूसेस फुल स्केल्स डिफ्लेक्शन व्हेन करंट IG फ्लोज थ्रू इट। कहने का मतलब हुआ कि जो गैल्वेनोमीटर आप ले रहे हो उससे अगर IG करंट जाता है तो वो फुल डिफ्लेक्शन शो करेगा। ओके, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू an ammeter of range 0 to I0 where I0 is greater than IG by connecting a shunt resistance RA to it। ओके, तो यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं क्या कह रहा है, फिर आगे पार्ट को कवर करेंगे। ओके, देखिए यहाँ पर जैसे आपको बोला जा रहा है दैट कि हमारे पास एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, और इसमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन हमें मिलता है। ठीक है, जब इसमें IG करंट फ्लो होती है।
इतना क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इसकी रेजिस्टेंस जी है। ओके, अब हमें इसे एमीटर में कन्वर्ट करना है। देखिए, जब भी आप गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करते हो तो इसके पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस लगाना पड़ता है। मतलब इस गैल्वेनोमीटर को अगर आप एमीटर बनाना चाहते हो तो इसके पैरेलल में आप एक शंट रेजिस्टर लगाओगे और उसकी वैल्यू है RA। ओके, और इस क्वेश्चन में बोला है कि जो आप बना रहे हो यहाँ पे एमीटर, उसकी यहाँ पर जो रीडिंग है उसकी रेंज जो दी हुई है वो रेंज है 0 to I0। मतलब कि इसमें टोटल करंट जो है इसमें I0 आ रहा होगा। ये जो कॉम्बिनेशन आप यहाँ देख रहे हो, ये जो कॉम्बिनेशन आप देख रहे हो, ये पूरा होल कॉम्बिनेशन जो बना हमारा, इसे हम एमीटर कहते हैं। ठीक है, और इसमें I0 करंट आएगा, जिसमें से IG करंट तो चला गया गैल्वेनोमीटर में, तो बाकी का I0 माइनस IG करंट इस तरफ जा रहा होगा। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट को कवर करते हैं। इफ इट कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू ए वोल्टमीटर ऑफ रेंज 0 to V, जहाँ पर V की वैल्यू है I0 G, by connecting a resistance RV to it in series, then which among the following is correct? ओके, चलिए देखिए, अगर यहाँ पर आप इसको वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो, जो गैल्वेनोमीटर आपको गिवन है, अगर आप उसको वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको जो शंट रेजिस्टेंस है वो इसके साथ सीरीज में लगाना पड़ेगा, और उसकी वैल्यू है यहाँ पे RV। क्वेश्चन में RV गिवन है। ठीक है, और इसमें गैल्वेनोमीटर में तो आपको पता था कितना करंट जो जा रहा था गैल्वेनोमीटर में फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए, IG करंट जा रहा था। चलिए, ये हो गया। फिर एक पार्ट यहाँ पे गिवन है कि ये जो वोल्टमीटर आपका बना, ये जो वोल्टमीटर आपका बना, ये पूरा जो कॉम्बिनेशन बनेगा इसे हम वोल्टमीटर कहेंगे। ये जो वोल्टमीटर आपका बना है, ये वोल्टमीटर की जो पोटेंशियल है V पोटेंशियल जो है वो V इक्वल टू गिवन है I0 G। मतलब कि रेंज, जो वोल्टमीटर की कुछ रेंज होगी ना, वोल्टमीटर का क्या काम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने का काम होता है, तो उसकी जो रेंज है V वो है I0 G। ओके, चलिए इतना हो गया। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमसे पूछा गया कि इनमें से जो रिलेशन है वो कौन सा करेक्ट रिलेशन होगा। तो देखिए, उसके लिए क्या करना है, दैट हमें सबसे पहले ये समझना है कि अगर यहाँ पर हम लोग V लिखे किस में, वोल्टमीटर में, तो V इक्वल टू IR होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। फ्रॉम ओम्स लॉ हमने पढ़ा है दैट ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो होता है V इक्वल्स टू होता है I इंटू R। और यहाँ पे R क्या होती है, यहाँ पे R होती है R इक्विवेलेंट। ठीक है, तो V इक्वल टू करेंट हमारी कितनी जा रही है इस सर्किट में, IG करंट जा रही है, और R इक्विवेलेंट कितनी है, R इक्विवेलेंट है G प्लस RV, क्योंकि दोनों सीरीज में है। और क्वेश्चन में इस V की वैल्यू गिवन थी, और इस V की वैल्यू थी I0 G इक्वल्स टू IG G प्लस RV। तो यहाँ से क्या करो, आप एक इक्वेशन निकाल लो, RV इंटू IG इक्वल्स टू, आप लिख सकते हो G कॉमन लेके I0, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ मैं, हाँ, G I0 माइनस IG। ठीक है, और यहाँ से आप RV की वैल्यू निकाल के रख लो। क्यों निकालनी है, क्योंकि रिलेशन जब आप देखोगे ना तो पता चलेगा कि RV की वैल्यू निकालनी ज़रूरी है। सो G I0 माइनस IG अपॉन IG। ठीक है, ये एक रिलेशन हमारा आ गया, ये हमने निकाल लिया उस वोल्टमीटर से। नाउ नेक्स्ट हम लोग एमीटर का यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए एमीटर जो गिवन है ना, इसमें आपको अगर लिखना हुआ पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, तो वो पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर जो है उतना ही पोटेंशियल अक्रॉस शंट भी होगा, क्योंकि यहाँ पर गैल्वेनोमीटर और जो शंट है वो दोनों आपस में कैसे हैं, तो वो दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो इस वजह से पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज इक्वल्स टू पोटेंशियल अक्रॉस शंट, दोनों पैरेलल में है। तो देखिए, पोटेंशियल अक्रॉस गैल्वेनोमीटर कितना हो जाएगा, करंट IG इंटू रेजिस्टेंस G, और शंट के अक्रॉस करंट I0 माइनस IG इंटू रेजिस्टेंस RA। चलिए ठीक है, यहाँ से आपको मिल जाएगा RA इक्वल्स टू IG इंटू कैपिटल G डिवाइडेड बाई I0 माइनस IG। ठीक है, ये आपने RA और RV की वैल्यू
निकाल ली। तो इससे फायदा क्या होगा, यहाँ पर देखिए जो आपको गिवन आर ए आर बी की प्रोडक्ट क्या होगी और आर ए बाई आर बी की रेशियो क्या होगी, यही हमें यहाँ कैलकुलेट करनी है। तो इस वजह से पहले हम लोग आर ए इंटू आर वी करते हैं। सो आर ए इंटू आर वी करो, सो आई जी इंटू जी बाई आई नॉट माइनस आई जी, ठीक है, इंटू कैपिटल जी आई नॉट माइनस आई जी डिवाइडेड बाई आई जी। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, जी स्क्वायर बचेगा। सो आर ए आर बी इक्वल्स टू जी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो जा रहा है कि दो ऑप्शन है जिसमें कि आर ए आर बी की वैल्यू जी स्क्वायर है। एक तो ऑप्शन नंबर बी है और एक ऑप्शन नंबर सी है, दोनों में से कौन सही होगा। तो उसके लिए हमें आर ए बाई आर वी की रेशियो यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। तो आर ए अपॉन आर वी की रेशियो निकाल लेते हैं। सो आर ए अपॉन आर वी, आर ए की वैल्यू कितनी है, आई नॉट आई जी इंटू जी अपॉन आई नॉट माइनस आई जी डिवाइडेड बाई आर वी। आर वी की वैल्यू कितनी थी, जी आई नॉट माइनस आई जी अपॉन आई जी, ठीक है। तो यहाँ से क्या कैंसिल होगा, कुछ जी कैंसिल होगा, हाँ। तो ये आ जाएगा आई जी स्क्वायर बाई आई नॉट माइनस आई जी का होल स्क्वायर। ये देखेंगे अगर आप तो ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पे सही होता है वो दिखाई देगा, ठीक है। तो आई होप दैट दिस क्लियर योर डाउट। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन है दैट कि अ मैग्नेटिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी बी oriented along the direction of the field। ठीक है, द मैग्नेटिक डाइपोल की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की दोनों की डायरेक्शन सेम है। इफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज m, then maximum work an external agent can perform in rotating the dipole will be। देखो सिंपल सा बात है कि अगर तुम पोटेंशियल एनर्जी जो देखते हो किसी डाइपोल में, उसका फॉर्मूला तो लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो पोटेंशियल एनर्जी जो भी डाइपोल के लिए लिखते हो वो होता है माइनस एम डॉट बी। अब ये एम क्या है, तो एम इज मैग्नेटिक मोमेंट एंड बी इज मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको हम लोग लिखते हैं एम बी कॉस थीटा स्केलर में, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक मोमेंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो जो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी डाइपोल में स्टोर होता है, वो वर्क जो भी आप करते हो उसको रोटेट कराने में, तो वहां पर वो जो वर्क आप किसी भी डाइपोल को रोटेट कराने में करोगे ना, वो भी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो सपोज करो कि जो डाइपोल है उसको आप रोटेट कराना चाहते हो, उसके लिए मैक्सिमम वर्क कितना चाहिए होगा। तो जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक डाइपोल है ओरिएंटेड किधर है, अलोंग दी सेम डायरेक्शन। दैट मीन्स कि ये जो थीटा आप यहाँ ले रहे हो, थीटा तो आप शुरू में इनिशियली जीरो लोगे, इनिशियली आप थीटा कितना लोगे, जीरो, ठीक है। दैट मीन्स कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आपका आ जाएगा माइनस एम बी, है ना, cos 0 1 होता है। बट अब आप चाहते हो मैक्सिमम वर्क निकालना, तो मैक्सिमम वर्क निकालने के लिए आप इस डाइपोल को पूरा मीन्स 180 डिग्री रोटेट करा दोगे, और जो रोटेट कराने में जो भी वर्क होगा that will be completely stored in the form of potential energy। so final potential energy आपका आ जाएगा माइनस एम बी कॉस 80 180, और 180 होता है माइनस 1, तो ये हो जाएगा प्लस एम बी। तो जो भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर देखने को मिलेगा वही हमारा वर्क डन होगा, और मैक्सिमम है क्योंकि हमने 180 डिग्री रोटेशन यहाँ पे दिया है। तो जो भी वर्क डन यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं वो हमारा मैक्सिमम वर्क डन ही है। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हमारा कितना हो गया है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एम बी है माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना है, माइनस एम बी। तो ये जो वर्क डन आपको यहाँ पे मिला ये कितना मिला, तो 2 एम बी। ओके, तो वर्क डन जो यहाँ पे मिला है दैट इज 2 एम बी। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप दैट दिस क्लियर योर डाउट। थैंक यू। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन है दैट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 0.15 टेस्ला a short bar magnet of magnetic moment 0.32 joule per Tesla is placed. The potential energy of the magnet in its unstable equilibrium position is। पहले ये समझ लीजिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन कहने का क्या मतलब है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी जो लिखते हैं हम लोग वो स्केलर क्वांटिटी होता है, उसका फॉर्मूला होता है माइनस एम डॉट बी।
ठीक है। ये m आपका यहाँ पर हो जाता है मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, और ये जो b हो जाता है ये हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब देखिए कि यहाँ पर कह रहे हैं दैट कि आपको यहाँ पे बताना है व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैग्नेट इन इट्स अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। मतलब जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो स्टेबल नहीं, अनस्टेबल है। और उस केस में जब आप इस फॉर्मूला को एक्सपैंड करोगे तो डॉट प्रोडक्ट का हो जाएगा माइनस एम बी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन एम एंड बी। एम मतलब मैग्नेटिक मोमेंट, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके बीच का जो एंगल है वो हमारा थीटा है, ठीक है, थीटा हमारा एंगल है। तो जो थीटा होगा वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए 180 डिग्री होगा। दैट मीन्स कि u इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस ऑफ एम बी कॉस 180, दैट मीन्स प्लस एम बी हो जाएगा ये। और हमें मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू दे रखी है 0.32 जूल पर टेस्ला, और मैग्नेटिक फील्ड हमें दे रखा है 0.15। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4.8, 0.32 इंटू 0.15, दैट इज 0.048। तो आप इसे लिख सकते हो 4.8 इंटू 10⁻⁻2 जूल। थैंक यू स्टूडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन है दैट अ स्क्वायर लूप ई एफ जी एच of side A, mass m and total resistance R is falling under gravity in a region of transverse non-uniform magnetic field given by B equal to B naught into YA, where B naught is a positive constant and Y is the position of side EF of the loop. If at some instant the speed of loop is V, then the total Lorentz force acting on the loop is, देखिए लॉरेंट्स फोर्स जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वो हो जाएगा आई एल क्रॉस बी, फोर्स इक्वल टू हो जाएगा आई एल क्रॉस बी। अब इसमें फोर्स, ये लॉरेंट्स फोर्स है, इसमें आई है करंट, ठीक है, एल आपका लेंथ है, और बी जो है मैग्नेटिक फील्ड है। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड तो जो क्वेश्चन में गिवन है वो बी नॉट वाई ए, इसको वैरी करा देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग लिख सकते हैं। करंट निकालना पड़ेगा यहाँ पे, लेंथ तो साइड ए दिया हुआ वो भी लिख सकते हैं, तो करंट यहाँ पे निकालना पड़ेगा। करंट कैसे निकालेंगे, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है, और यहाँ पर जो लूप है वो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में मूव कर रहा है। तो जब भी कोई लूप या कोई कंडक्टर या कोई रॉड जब मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में मूव करता है तो उसमें एक ईएमएफ डेवलप होता है जिसको हम लोग कहते हैं मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ मतलब मोशन की वजह से एक ईएमएफ डेवलप होगा, और इस मोशनल ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी डॉट एल क्रॉस भी। ये बी डॉट एल क्रॉस भी होता है फॉर्मूला, या अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है तो यहाँ पे बी एल भी लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से साइन थीटा जो है बी एल भी साइन थीटा होता है, थीटा यहाँ 90 डिग्री है तो इसीलिए साइन 91 हो जाएगा। तो हम लोग ईएमएफ का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं बी एल भी, और वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं बी डॉट एल क्रॉस बी, ठीक है। इससे ईएमएफ निकल जाएगा। तो करंट हम लोग लिख सकते हैं ईएमएफ बाई आर, ये ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था ना V इक्वल टू आई आर होता है, तो I इक्वल टू V बाई आर, उसी तरह से E बाई आर। तो करंट भी यहाँ से निकल जाएगा अगर ईएमएफ निकला तो, और फिर उसको यहाँ फोर्स के इक्वेशन में पुट करके फोर्स हम लोग निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। देखिए जैसे हमारे पास चार साइड है ई एफ, एफ जी, जी एच और ई एच। देखिए ई एच जो है वो ई एच कैसे है, ई एच ऐसे है, ठीक है। वेलोसिटी हमारा नीचे जा रहा है, लूप नीचे जा रहा है v वेलोसिटी से। लेंथ जो है e से h लीजिए चाहे h से e लीजिए, ये लेंथ जो है और जो v है इसके बीच का एंगल आपको 0 डिग्री दिख रहा होगा। मतलब कि अगर आप l क्रॉस v करेंगे, l क्रॉस v करने पे आपको एल वी साइन थीटा मिलेगा, है ना, जिसमें कि ये साइन थीटा में थीटा 0 है तो ये हो जाएगा 0। मतलब यहाँ पर l क्रॉस v जो है ये आपस में l और v पैरेलल है, जिसकी वजह से L पैरेलल टू V, जिसकी वजह से ये EH में कोई भी मोशनल EMF डेवलप नहीं होगा। सेम उसी तरह से अगर आप F और H को देखते हैं, F और H,
आप लेंथ ऐसे भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वेलोसिटी नीचे है, थीटा यहाँ 180 डिग्री है, और यहाँ पर भी साइन 180 जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स कि एफ और एच की वजह से भी अगर आप देखेंगे तो एल और बी पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, तो इसमें भी कोई भी मोशनल ईएमएफ हमें दिखेगा ही नहीं। तो यहाँ पर दो ऐसे वायर हैं, दो ऐसे साइड्स हैं जिनमें हमें कोई भी मोशनल ईएमएफ नहीं देखने को मिलेगा, एक तो ई एच और दूसरा एफ एच। अब हमारे पास दो साइड बचे हैं, ई एफ और जी एच। अब इनमें मोशनल ईएमएफ आएगा, देखिए जैसे ई और एफ ऐसे है, ई इधर है, एफ इस तरफ है। मान लीजिए कि लेंथ ऐसे ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, और वेलोसिटी नीचे इधर है। यहाँ पर देखिए लेंथ और वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर है ना, एल इज परपेंडिकुलर टू वी। तो जो हमारा ईएमएफ था वो जीरो नहीं होगा। यहाँ पे ईएमएफ में एल और वी आपस में परपेंडिकुलर है, तो ये जीरो नहीं आएगा, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो यहाँ पे सारे एंगल 90 डिग्री है, तो इस वजह से ईएमएफ को हम लोग बी एल भी लिखेंगे, है ना। देखिए ईएफ के लिए हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्वेश्चन में बोला था, ईएफ के लिए मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है बी नॉट इंटू वाई ए। वाई इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ईएफ का पोजीशन को वाई बोला गया, तो ये आपका हो जाएगा बी नॉट इंटू वाई अपॉन ए। लेंथ भी हमारा ए है और वेलोसिटी भी है, तो ये ईएमएफ 1 ले लीजिए, ये ईएफ के लिए आया है बी नॉट इंटू वाई इंटू वी। ओके, चलिए ठीक है, हो गया। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे जी एच को भी देख लेते हैं, ठीक है। ये जी हो गया और ये एच हो गया। इसमें देखिए कि मान लीजिए लेंथ हम लोग ऐसे ले रहे हैं, आप इसके ऑपोजिट भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं। लेंथ आप ऐसे ले रहे हैं, वी इधर है, फिर से आपस में एल और वी पैरेलल परपेंडिकुलर आ जाते हैं, तो फिर से यहाँ पे ईएमएफ जीरो नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, सारे एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ पर भी हम लोग का ईएमएफ बी एल भी आएगा। अब यहाँ पे बी क्या लिखेंगे, देखिए आपका ईएफ का पोजीशन जो है वो वाई है, लेकिन हमारा जी एच जो है वो उससे ए दूरी पर है, मतलब कि जी एच का पोजीशन वाई नहीं होगा, वाई प्लस ए होगा। इस वजह से इस वाले इक्वेशन में मैग्नेटिक फील्ड हमारा आ जाएगा बी नॉट, वाई की जगह पर वाई प्लस ए डिवाइडेड बाई ए। ओके, तो यहाँ पर बी के जगह पे आ जाएगा बी नॉट वाई प्लस ए डिवाइडेड बाई ए, ये आएगा मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इनटू लेंथ हमारा कितना ए है और वेलोसिटी वी है। ओके, तो यहाँ से ई एम एफ ई टू मान लीजिए इसको, ये आ जाएगा बी नॉट इंटू वाई प्लस ए इंटू वी, ठीक है। तो दो ईएमएफ हमारा E1 E2 आ चुका है। अब हमें देखना है दैट कि कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल होगा, कौन सा नेगेटिव टर्मिनल होगा, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग करंट को फ्लो कराएंगे, ठीक है। तो देखिए पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल अगर आपको निकालना है तो उसके लिए आप राइट हैंड रूल यूज कीजिए। देखिए राइट हैंड रूल आप कैसे यूज करेंगे, हम आपको एक साइड अलग रखना है, चार फिंगर्स जो है, दो तीन और ये चार, ये चार फिंगर्स अलग रखने हैं और ये पाम को अलग रखना है, ठीक है। आपका जो पाम होगा, ये पाम होगा, ये फोर्स का डायरेक्शन दिखाएगा। ओके, ये जो थंब होगा, थंब फोर्स किस पे, फोर्स पॉजिटिव चार्ज पे किधर लग रहा है वो दिखाएगा। ये वी दिखाएगा वेलोसिटी, थंब दिखाएगा वेलोसिटी, और ये जो चार फिंगर्स हैं ये दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आपको राइट हैंड यूज करना है। अब यहाँ पर देखिए कि जैसे थंब आप वेलोसिटी के डायरेक्शन में प्लेस करिए जो कि डाउनवर्ड होगा, थंब को आप डाउनवर्ड रखिए। मैग्नेटिक फील्ड आपका अंदर है, अंदर है, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड आपका पेपर के अंदर है, तो ऐसे पुश करिए तो आपका जो चार फिंगर है वो इस तरफ दिखा रहा है। दैट मीन्स कि इसमें हमारा जो चार्जेस होगा ई और एफ के केस में, वो चार्जेस कैसे आ जाएगा, तो राइट हैंड आपको यूज करना है, लेफ्ट हैंड यूज नहीं करना है। आप इसमें देखेंगे कि जो आपका ई एफ है उसका वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है, वेलोसिटी आपका डाउनवर्ड जाना चाहता है। साथ ही साथ हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर है, दैट मीन्स कि जो हमारा पॉजिटिव चार्जेस होगा वो किस तरफ जाना चाहेगा, तो वो जाना चाहेगा ई के तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ई पर पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट होते जाएगा और एफ पे नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट होते जाएगा। दैट मीन्स कि ये अगर एक बैटरी होगा तो कुछ ऐसा होगा। ओके, चलिए ठीक है, इसका ईएमएफ E1 है। सेकेंड में देखिए कि जी एच के लिए अगर बात करेंगे हम लोग, तो जी एच में हमारा इसका वेलोसिटी डाउनवर्ड है, वेलोसिटी डाउनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा किधर है, अंदर है। एक मिनट, सॉरी, यहाँ पर भी हमारा मिस्टेक हुआ है। हाँ चलिए फिर से करते हैं, कोई बात नहीं, फिर से करते हैं।
तो चलिए वेलोसिटी हमारा थंब से डाउनवर्ड है, ये चारों फिंगर पेपर में घुसा दो, आपका पाम जो है इस तरफ आ रहा है। ओके, दैट मीन्स कि पॉजिटिव चार्जेस यहाँ डिपॉजिट होंगे और नेगेटिव चार्जेस यहाँ। तो ये बैटरी की तरफ बिहेव करेगा, तो ऐसा टर्मिनल हमें मिलेगा। ये एफ पॉजिटिव होगा, ई नेगेटिव होगा, और इसका ईएमएफ हमने पहले ही निकाल दिया ई1। नेक्स्ट इसके बाद बारे में बात करें अगर, तो हमारा वेलोसिटी वायर का नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड पूरा पाम फिंगर्स अंदर जा रहा है, पाम जो है इस डायरेक्शन में आ रहा है। दैट मीन्स कि इसमें हमारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो इधर आएगा और नेगेटिव इधर आएगा। मतलब ये अगर एक बैटरी होता तो ऐसा दिखता। ठीक है, ये हो जाएगा एच, ये हो जाएगा जी, और इसका ईएमएफ हो गया ई2। ओके, तो ये हमने निकाल लिया यहाँ पे। अब देखिए हमारा जो सर्किट है वो कैसा बनेगा। सर्किट हमारा पूरा कंप्लीट अगर देखा जाए तो कुछ ऐसा बनेगा, ई एफ। चलिए ई एफ हो गया। उसके नीचे अगर आएंगे तो इसमें तो कुछ है नहीं, ये वाला बैटरी ऐसा है और इसमें भी कुछ नहीं है। तो एच इंटू जी, ये जी और ये एफ और ये, ओके, ये ई1 हो गया और ये ई2 हो गया। अब हमें नेट ईएमएफ निकालना होगा क्योंकि हमारे पास दो बैटरीज है। तो नेट ईएमएफ अगर निकालना है तो आप देखिए कि कैसे जा रहा है लूप। यहाँ पे माइनस है, प्लस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है। तो यहाँ पर बैटरीज जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट में लगे हुए हैं। अगर ऐसे रहता, अगर ऐसे रहता, तो देखिए प्लस माइनस, फिर से प्लस माइनस, फिर से प्लस माइनस। लेकिन यहाँ पर कैसे है, तो यहाँ पर है माइनस प्लस प्लस माइनस, लूप में जब आप जा रहे हैं। तो ये दोनों बैटरीज का नेट ईएमएफ अगर आपको निकालना है तो आप इनको ऐड नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो नेट ईएमएफ ई नेट इक्वल टू आपका हो जाएगा ई2 माइनस ई1, ई2 ज़्यादा इसलिए ई2 माइनस ई1। तो नेट ईएमएफ हमारा निकालना यहाँ ज़रूरी हो चुका है। तो नेट ईएमएफ ई इक्वल्स टू ई2 माइनस ई1। ओके, ई2 कितना है आपका, वी नॉट इंटू वाई प्लस ए इंटू वी, माइनस आपका ई1। देखिए ई1 कितना है, वी नॉट इंटू वाई इंटू वी। अब इनको सब्ट्रैक्ट करिए तो आपका बचेगा वी नॉट इंटू ए इंटू वी। ये ईएमएफ आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब करंट भी आ जाएगा आपका ई अपॉन आर करके, है ना। सो वी नॉट इंटू ए इंटू वी बाई आर, ये करंट आ गया आपका। ओके, तो आपका करंट आ गया है आपका। अब लॉरेंट फोर्स निकालना है। सो लॉरेंट फोर्स फाइनली एफ इक्वल टू आई एल बी। तो यहाँ पे दो वायर है, एक ई एफ है, तो ई एफ के लिए हो जाएगा आई एल बी। आई कितना हमारा, वी नॉट ए वी बाई आर इंटू एल, लेंथ उसका ए था, और आई एल बी मैग्नेटिक फील्ड उसके लिए था वी नॉट इंटू वाई बाई ए। ओके, उसी तरह से फोर्स हमारा दूसरे वाले पे, जी एच वायर पे, यहाँ पे भी आई एल बी, सो आई वही रहेगा इंटू लेंथ उसका भी ए है, और इसका मैग्नेटिक फील्ड आपको याद होगा बी नॉट वाई प्लस ए बाई ए था। ठीक है, ये हमारा नेट दोनों पे फोर्सेस जो है आ गया है। अब यहाँ पे ये देखना है दैट कि ये जो फोर्सेस हैं ये हमारे किस डायरेक्शन में है, क्योंकि हमें यहाँ पर टोटल फोर्स बोला गया है। तो इनका फोर्स का डायरेक्शन चाहिए होगा, तभी जाकर के इसे ऐड या सब्ट्रैक्ट हम लोग कर सकते हैं। देखिए फोर्स का फॉर्मूला है आई एल क्रॉस बी। अगर वेक्टर फॉर्म में देखेंगे तो आई एल क्रॉस बी है। तो आई एल आपका किस तरफ है, आपका आई एल जो है वो किस तरफ है, देखिए इसमें करंट ऐसे निकलेगा, ऐसे जाएगा। ओके, तो इसमें जो आई एल है ई एफ के लिए, वो आई एल का डायरेक्शन ऐसे है। ठीक है, और इसका क्रॉस आप करेंगे बी के साथ, तो ऐसे कर्ल करेंगे फिंगर्स को इनवर्ड में, हम आपका नीचे आ रहा है। दैट मीन्स कि ई एफ वायर पे आपका फोर्स डाउनवर्ड लगेगा। ओके, नाउ अगर आप जी एच वायर को देखेंगे तो करंट आपका इस तरफ है, और फिंगर्स को आप जो है करंट आई एल उस तरफ हो गया, फिंगर्स आपका किधर जा रहा है, फिंगर्स कर्ल होना है मैग्नेटिक फील्ड जो इनवर्ड है, तो हम आपका ऊपर आ रहा है। दैट मीन्स कि इस वाले वायर पे फोर्स हो गया ऊपर, जी एच पे। ओके, तो हमारा जो जी एच है उस पर फोर्स ऊपर हो गया, और जो ई एफ है उस पर फोर्स हो गया नीचे। दैट मीन्स कि अगर हमें टोटल फोर्स चाहिए तो हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, एफ नेट इक्वल टू आ जाएगा एफ जी एच माइनस एफ ई एफ। ओके, देखिए जी एच का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा बी नॉट स्क्वायर, ए एक कैंसिल हो जाएगा, इंटू वी बाई आर वाई प्लस ए, माइनस बी नॉट स्क्वायर, एक ए कैंसिल, तो ए इंटू वी डिवाइडेड बाई आर इंटू वाई। ये वाई वाला टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और फोर्स आ जाएगा बी नॉट स्क्वायर ए
स्क्वायर हो जाएगा इंटू वी बाई आर। सो बी नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर वी बाई आर, बी नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर वी बाई आर। ऑप्शन सी हमारा इसमें सही होगा। टोटल लॉरेंट फोर्स इतना आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि एक सिंपल पेंडुलम है विथ अ बॉब ऑफ मास m and a conducting wire of length L swings under gravity with an angular amplitude theta. If the horizontal component of Earth's magnetic field perpendicular to the plane of the motion of pendulum is B, then the maximum EMF induced across the pendulum is। देखिए, सबसे पहले आप पेंडुलम एक बनाइए। यहाँ पर जैसे इसको एक जो भी आपका स्ट्रिंग या वायर जो है उसको लटका दीजिए ऐसे, ठीक है। यहाँ बॉब लगा दिए। अब ये पेंडुलम मैक्सिमम ऊंचाई तक इधर ऐसे जा सकता है और यहाँ पर ये वापस ऐसे आ सकता है। तो देखिए, इसमें आपको पूछा ईएमएफ इंड्यूस्ड। तो आप जब मैग्नेटिज्म पढ़ रहे होंगे तो उसमें एक टॉपिक था जिसको हम लोग कहते हैं मोशनल ईएमएफ। क्या कहते हैं? मोशनल ईएमएफ। अब ये मोशनल ईएमएफ क्या होता है कि जब भी आप किसी कंडक्टर को जिसका लेंथ एल है और मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए अंदर की तरफ बी है, इसमें अगर v स्पीड से आगे ले जाएंगे ना तो इसके एंड्स के अक्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है और वो होता है BLV, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। जैसे देखिए, ये एक वायर है, तो ये जो वायर है इसमें अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इस जो प्लेन में ये पेंडुलम मूव कर रहा है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर है। मान लीजिए ऊपर या नीचे जैसे भी है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड B है। अब इसमें ये वायर जो है आगे पीछे जा रहा है, तो इसमें वेलोसिटी है, स्पीड है। तो इस इक्वेशन के अनुसार एक ईएमएफ जो है इस वायर के एंड के अक्रॉस जो है इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम ईएमएफ पूछा है, मतलब कि जो यहाँ पर v है ये कांस्टेंट नहीं है। जैसे यहाँ पर आपका v हो जा रहा है 0, यहाँ पर v हो जा रहा है मैक्सिमम। बॉटम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होता है? मैक्सिमम होता है। तो आपको पहले मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। आपको पहले मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड B है, लेंथ L दिया हुआ है, हो गया काम। तो देखिए, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने के लिए आप यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाइए। जैसे कि अभी ये हाइट पर है, थोड़ा देर बाद ये मैक्सिमम मतलब नीचे आ जाएगा इतना हाइट में। तो आप यहाँ देखिए कि ये लेंथ L है और ये लेंथ मान लीजिए थीटा है, ठीक है। एम्पलीट्यूड दिया हुआ था थीटा, तो ये वाला लेंथ कितना होगा? तो इस ट्राइंगल में आपको मिलेगा ये लेंथ बेस के रूप में L cos थीटा। तो ये लेंथ आराम से आ जाएगा क्योंकि पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक L लेंथ था, तो ये हो जाएगा L माइनस एल cos थीटा। मतलब ये कितना हाइट नीचे आएगा? तो L माइनस एल cos थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, और यही लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी जो है उसका स्पीड को बढ़ा दिया है और कर दिया है गेन इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब कि mgh कितना है? तो L माइनस एल cos थीटा इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। यही v का वैल्यू मैक्सिमम होगा और इसी को हम लोग ईएमएफ का फॉर्मूला में रख देंगे। तो यहाँ पर m कट गया, तो v इक्वल टू आ जाएगा 2g, L कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा का रूट, स्क्वायर था इसीलिए। अब देखिए, अब यहाँ पर जो 1 माइनस कॉस थीटा है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2gl इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा v इक्वल टू 2 और 2 बाहर आ जाएगा, l अंदर रहेगा, g अंदर रहेगा, साइन थीटा बाई 2 बाहर आ जाएगा, रूट अंडर gl, ठीक है। इतना आया, ये v आ गया। अब हमको चाहिए इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम वाला, इसीलिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे E इक्वल टू BLV। BL और V कितना है? 2 साइन थीटा बाई 2 रूट अंडर GL, या फिर GL का पावर में 1/2, ठीक है। अब हम लोग ऑप्शन मिलाते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन है 2BL, तो चलिए 2 मिल गया है, B मिल गया, L मिल गया है, साइन थीटा बाई 2 भी मिल गया है और GL का पावर में 1/2 है। तो फर्स्ट ही ऑप्शन सही है ना। इसके बाद देखने का जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये 3/2 है, यहाँ पर आपका 2 नहीं है, ये स्क्वायर है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन जो है ये सही ऑप्शन होगा। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। हेलो स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है दैट कि कंडक्टिंग रिंग, एक कंडक्टिंग रिंग है जिसकी रेडियस है स्मॉल r, ठीक है, और उस रिंग की रेजिस्टेंस दी हुई है कैपिटल R, इज प्लेस्ड इन ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड B।
ठीक है, इसको हम लोगों ने एक इस रिंग को एक ऐसे जगह पर रख दिया जहां पर मैग्नेटिक फील्ड है और वो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, टाइम के साथ वेरी हो रही है, विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। ठीक है, इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग एट द रेट अल्फा देन द करंट इंड्यूस्ड इन द रिंग, बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ पर हम लोग एक रिंग ले लेते हैं, ठीक है, ये एक रिंग है और इस रिंग की जो रेडियस है वो है स्मॉल आर और रेजिस्टेंस है कैपिटल आर। अब इसको रखा गया ऐसे जगह पर जहां पर एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। मान लीजिए कि इस तरह से परपेंडिकुलर, ये रिंग का जो प्लेन है उसका परपेंडिकुलर है, मतलब इनवर्ड आउटवर्ड दोनों ले सकते हैं आप, इनवर्ड हम लोग ले लेते हैं। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है अल्फा। समझ गए आप। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है करंट बताइए, करंट इंड्यूस जो होगा कितना होगा रिंग में। देखिए करंट को आप लिख सकते हैं ईएमएफ बाई आर। आर क्या है तो रेजिस्टेंस है, ई क्या है तो वोल्टेज या इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, अब यहाँ पर जो ई है ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू आप फैराडेज लॉ से निकाल सकते हैं, जो होता है डी फाइव बाई डी टी। माइनस डी फाइव बाई डी टी होता है लेकिन यहाँ पर हम लोग को केवल मैग्नीट्यूड से मतलब है, इसलिए माइनस डी फाइव बाई डी टी ना लिख करके केवल डी फाइव बाई डी टी लिख रहे हैं, केवल मैग्नीट्यूड का वैल्यू यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं। ये फाई क्या है तो फाई यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स है और मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा, जहाँ पर थीटा आपका एंगल है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का। देखिए मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो भी सेम डायरेक्शन में होगा, दैट मीन्स कि थीटा को आप लिख सकते हैं 0 डिग्री जो हो जाएगा 1। दैट मीन्स आप इसको सिंपली लिख दीजिए डी बी ए बाई डी टी। समझ गए। अब देखिए कि जो रिंग है उसका एरिया चेंज नहीं हो रहा है, एरिया एक कांस्टेंट वैल्यू है यहाँ पे रिंग का, तो उसको हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते बल्कि हम लोग उसको डिफरेंशिएशन से बाहर कर दिए और केवल डिफरेंशिएशन में बी बचा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है और वो वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है अल्फा। अब एरिया क्या लिखेंगे रिंग का, तो रिंग का एरिया लिखेंगे पाई आर स्क्वायर इंटू अल्फा। ठीक है, ये ईएमएफ आ गया। आपको करंट पूछा था तो आप ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस कर दीजिए, ईएमएफ आपका है पाई आर स्क्वायर और इंटू अल्फा डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। अब देखिए कि कौन सा आंसर इसमें सही है, फोर्थ ऑप्शन देखिए कि पाई आर स्क्वायर अल्फा बाई कैपिटल आर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाना था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे एक क्वेश्चन है और इसमें कह रहा है कि अ कंडक्टिंग सर्कुलर लूप, ठीक है, कंडक्टिंग मतलब जिसमें कि करंट फ्लो कर पाए। अ कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड with its plane perpendicular to the magnetic field. The radius of the loop starts shrinking at 2 mm per second. The induced EMF in the loop when the radius is 2 centimeter. ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पर एक लूप बना लेते हैं। इस तरह से एक सर्कल बना लिया और देखो इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है और उसकी वैल्यू यहाँ पर गिवन है। मैग्नेटिक फील्ड आपको लेना है 0.04 टेस्ला और ये परपेंडिकुलर टू दी प्लेन है, मतलब कि जिस प्लेन में ये आपका लूप लाई कर रहा है ना उसके परपेंडिकुलर इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। इनवर्ड आउटवर्ड दोनों ले सकते हो आप। अब इसकी जो रेडियस है, इस लूप की रेडियस जो है, मान लो कि यहाँ पर आर है रेडियस, ये धीरे धीरे छोटी होने लगी। ठीक है, छोटी होते होते 2 सेंटीमीटर हो गई है। तो उस टाइम पे आपको बोला गया ईएमएफ बताइए। देखिए एक्चुअल में जब आपने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा था तो उसमें एक फॉर्मूला था ईएमएफ इंड्यूस्ड। कौन सा ईएमएफ? इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, तो एक्चुअल में हमें यहाँ पर सिर्फ ईएमएफ का मैग्नीट्यूड चाहिए, इस वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू सिंपली हम लोग लिखेंगे डी फाई अपॉन डी टी। देखिए फाई क्या है यहाँ पे, तो जो फाई है वो फाई यहाँ पे एक्चुअल में आपका फ्लक्स है और फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा, जहाँ पर बी मैग्नेटिक फील्ड, ए एरिया वेक्टर और थीटा जो है वो बी और ए के बीच का एंगल होता है। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और अगर आप इस लूप के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर बनाते हो तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही आएगा,
इस वजह से थीटा आप यहाँ पे 0 डिग्री ले सकते हो। ओके, तो आपका फ्लक्स हो जाएगा बी ए, और चूंकि एक लूप है तो उसकी वजह से आप उसका एरिया लिख सकते हो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया आप लिख सकते हो पाई आर स्क्वायर। तो ये फ्लक्स हो गया आपका यहाँ पे। अब देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड आपको लिख दिया है 0.04 टेस्ला लेना है, मतलब पाई भी जानते हैं, ये आर हम लोग को 2 सेंटीमीटर है, लेकिन हमें एक्चुअल में ईएमएफ इंड्यूस चाहिए, इसीलिए इस फाई को हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं। ओके, सो ईएमएफ इंड्यूस्ड इज इक्वल्स टू इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखिए मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, बट आर यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जब करोगे तो हो जाएगा 2r इंटू डी आर अपॉन डी टी। ओके, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यूज रख दीजिए, जैसे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कहा था कि 0.04 लेना है, पाई का वैल्यू हो जाएगा, पाई रहने दो क्योंकि आंसर में पाई है, 2 इंटू रेडियस बोला है 2 सेंटीमीटर, मतलब मीटर में चेंज कर दो इसको, और डी आर बाई डी टी का मतलब कि जिस रेट से ये कम हो रहा है तो वो कितना है 2 mm पर सेकेंड, 2 mm पर सेकेंड। सो डी आर बाई डी टी आपका हो जाएगा 2 mm, 2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ओके, ये सारा वैल्यूज हम लोग यहाँ पे रखेंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3.2 पाई इंटू 10⁻⁻6 वोल्ट्स, मतलब कि 3.2 पाई माइक्रो वोल्ट्स आप इसको लिख सकते हो। सो इसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा, 3.2 बाई माइक्रोवोल्ट्स। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है दैट की 2 इनफाइनाइट शीट्स कैरिंग इक्वल करंट per unit length k in the same direction are separated by a distance d. A proton is released from a point between the plates with a velocity parallel to the sheets but perpendicular to the direction of the current in the sheets. Then the path of the proton is. देखो यहाँ पर ये प्रोटोन है और ये जो देख रहे हो ये प्लेट्स है। ठीक है, ये हमारा प्लेट्स हो गया और इसमें इसके बीच में एक प्रोटोन को रिलीज किया गया वेलोसिटी v से। क्वेश्चन पूछा जा रहा है दैट कि पाथ जो होगा प्रोटोन जो फॉलो करेगा, क्या वो सर्कुलर पाथ होगा, हेलिकल पाथ होगा या स्ट्रेट लाइन होगा, और अगर स्ट्रेट लाइन है तो केवल तभी होगा जब इसको एकदम बीच से रिलीज किया जाएगा। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही ऑप्शन होगा। क्यों सी जो है सही ऑप्शन होगा यहाँ पे, तो देखो जैसे अगर मान लो कि हम लोग यहाँ पर इसके बारे में बात करें तो एक शीट ऐसे है जिसमें कि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये आपको सामने से डायग्राम दिखाया गया है, सामने से डायग्राम दिखाया गया है, इस वजह से ऐसे है। ठीक है, और एक प्लेट यहाँ पे नीचे है, यहाँ पर ऐसे है, इसमें भी करंट ऐसे जा रहा है। अब देखो तुम्हें याद होगा कि जब शीट्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, उसके सामने में फॉर्मूला होता है म्यू नॉट जे बाई 2। अब ये म्यू नॉट जे बाई 2 में जे क्या है, जे है करंट डेंसिटी, जे क्या है करंट डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पर जो तुम्हारा करंट पर यूनिट लेंथ है, देखो यहाँ पे के तुम्हारा कांस्टेंट है ना, ये दैट मींस कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ना यहाँ पे दोनों के लिए, दोनों प्लेट्स के लिए वो सेम होगा। ठीक है, जैसे कि प्लेट, एक प्लेट ऊपर में है दूसरा प्लेट नीचे है ना, इन दोनों प्लेट्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन निकालने के लिए, डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल। जैसे करंट है इनवर्ट ऐसे है, तो उसमें एक अंदर करंट है थंब, तो ऐसे हाथ घुमाने पर ऊपर वाले के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस तरफ आएगा, और जो नीचे वाला प्लेट है उसमें भी करंट ऐसे है, तो ऐसे पूरा हाथ जब घुमा करके हम मिडिल पार्ट में जाएंगे तो मेरा फिंगर्स जो है इस तरफ आएगा, है ना। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है इक्वल एंड ऑपोजिट है पूरा वॉल्यूम में, ये पूरा जो एरिया वॉल्यूम जो भी है इसमें नेट मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। तो अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं तो जो फोर्स होता है वो फोर्स होता है F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। तो भाई मैग्नेटिक फील्ड अगर है ही नहीं तो ये फोर्स जो प्रोटोन पे लगेगा ये जीरो हो जाएगा। तो अब प्रोटोन पे कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो जिधर उसका स्पीड, जिधर उसका वेलोसिटी उधर ही जाएगा ना,
तो प्रोटॉन जो है सीधा सीधा एकदम सिंपल इधर जाएगा, चाहे तुम कहीं भी रिलीज करो, यहाँ भी करो, यहाँ भी करो, यहाँ भी करो, कहीं भी रिलीज करो, प्रोटॉन आगे सीधा जाएगा. दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन. आई होप दैट दिस क्लियर्ड योर डाउट. थैंक यू वेरी मच. Hello student, here is a question which says in the circuit shown in figure the switch was kept in position 1. So this is the position 1 and this switch is kept at this position for a very long time. Okay, for a very long time. This is the circuit. Now at t equal to 0 it is shifted to position 2. Now this connected switch is removed from this position and now it is connected to this direction, the position 2 at t equal to 0. Now we are taking the time as t is 0. The current in the circuit immediately after that is I equal to A upon B ampere. Then the value of A plus B is. So we will draw two diagrams here. The first one, that is the position 1, and this is the switch. So this is connected to the position 1 for a very long time and that side is not connected. So this is the diagram for the initial case. Okay, so this is 5 Henry and this is the switch. Now what happens, that this switch is now shifted to the position 2. So we will shift this switch to the position 2. So this is 5 Henry. Okay, so and this one is 40 volt, 40 volt, and that side is 10 ohm resistance, and this is the switch and this is connected to the position 2 and the sorry, and this is 10 Henry. Okay, now this is the condition. So in the first case you will see that the inductance is only L1, which is 5 Henry, but in the second case the both inductors come in contact, come in a series position. So this one is 10 Henry, this one is 5 Henry, both are in series. So the net inductor in the second condition, inductance in the second condition is L1 plus L2 and you will get it as 15 Henry. So the inductor is initially 5 Henry, but in the second case the inductance is 15 Henry, and so the current will also change. In the first case, if we want to calculate the value of current, then we will write it as V upon R, because the inductor is connected for a very long time, so it will just behave like a simple wire without any resistance. So the current is V upon R. The voltage is 40 and the resistance is 10. So the initial current, let us take it as I1 is 4 ampere. So the initial current is 4 ampere. Now when the inductance changes to 15 Henry, the current will also change. So now take the current as I2 and we have to calculate the value of I2 so that we can find A or B. Okay. So what concept we will use? We will use the initial flux is equal to the final flux. Why this magnetic flux is equal? Because initially the inductor is connected for a very long time and the flux is suppose Li. We know the formula for flux as Li. So L1 I1, which will be equal to 5 into 4 20. Okay, 20 is the initial flux. I1 is flux, initial flux is 20. Now when the switch changes its position from 1 say 2, then immediately the flux doesn't change here. So the initial flux should be equal to the final flux. So phi 2 equals to phi 1 and phi 1 is 20 and phi 2 will be equals to this inductance, which is 15. Li is the formula for flux. So this is the 15 and current we are not known about that value. So 15 I equals to 20. Now I will be equals to 20 upon 15. So it will be 5 into 4 upon 3. So this is the value of A by B. So A can be taken as 4 and B can be taken as 3. So if you want to calculate A plus B, then you can write it as 4 plus 3, which will be equal to 7. So you can write A plus B as 7. Okay. So the answer will be 7. So A plus B is 7. So this is our final answer. I hope that this cleared it out. Thank you.
स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन है दैट इफ द मैग्नेटिक मोमेंट एंड द पोल स्ट्रेंथ ऑफ ए बार मैग्नेट आर 3.6 into 10 to the power minus 3 ampere meter square and 120 into 10 to the power minus 3 ampere meter, then its magnetic length is। ठीक है, सो ये बेसिकली एक बहुत फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर इसका फार्मूला आपको आता है तो इसको बहुत इजीली आप बना सकते हो। ओके, तो देखिए जो फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा वो ये अप्लाई होगा दैट मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ। ओके, देखिए यहाँ पर किसी भी बार मैग्नेट की अगर आप बात करोगे ना, तो कोई भी बार मैग्नेट में आपको पता है दैट नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है। तो ये जो नॉर्थ पोल होता है ये पूरे एंड पे नहीं होता है, बल्कि एंड से थोड़ा किनारे साइड में ही होता है। ये पूरा एंड पे पोल्स लाई नहीं करता है। तो ये जो पोल्स होते हैं इसके बीच की जो लेंथ होती है ना, इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक लेंथ। और पूरे मैग्नेट की जो लेंथ होती है पूरा एंड टू एंड, ये जो पूरा लेंथ होता है इसको हम लोग कहते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हमें निकालना है मैग्नेटिक लेंथ निकालना है। तो इसी फॉर्मूला को हम लोग ऐसे लिख देंगे दैट मैग्नेटिक लेंथ इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन पोल स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन पोल स्ट्रेंथ। अब देखिए आप मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में। द मैग्नेटिक मोमेंट एंड पोल स्ट्रेंथ ऑफ ए बार मैग्नेट आर दिस एंड दिस। सो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू दी हुई है 3.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर मीटर स्क्वायर। एंड अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पोल स्ट्रेंथ की भी वैल्यू यहाँ पे दी हुई है। तो पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू है 120 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर मीटर। अब इसको आप कैंसिल कर सकते हो बहुत इजीली। ठीक है, तो कैंसिल कैसे करेंगे, ये डेसिमल हटा करके नीचे एक 10 लगा दो। ठीक है, उसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा, सेम है। उसके बाद ये देखो आपका कट जाएगा यहाँ पे 6 6 जा 36, 6 2 जा 12। ओके, नाउ यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो 2 इंटू 10, 2 इंटू 3, सो ये आपका आ जाएगा 3/100 मीटर। दैट मीन्स 3/100 मीटर, तो सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। फाइनल आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। ओके, so 3 centimeter is the final answer. I hope this clear it out. Thank you so much for watching. हेलो स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है द करेक्ट सेट ऑफ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस अमंग द फॉलोइंग सेट्स आर। यहाँ पर बहुत सारा सब्सटेंस का नाम दिया हुआ है, इसमें से बताना है कि डायामैग्नेटिक कौन है। ठीक है, देखिए पहले ये समझ लीजिए कि जो डायामैग्नेटिक होता है, डायामैग्नेटिक वो किसको बोला जाता है। ठीक है, तो डायामैग्नेटिक जो होता है ये एक्चुअल में composed of atoms which has no net magnetic moments, यानी कि जितना भी डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है उसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू 0 होता है। कहने का मतलब कि जितना भी ऑर्बिटल शेल्स होगा सारा फील्ड होगा। ऑर्बिटल शेल्स अगर यहाँ लिख दें हम लोग, जितना भी ऑर्बिटल शेल्स होगा ये सारा फील्ड होगा। और नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड नहीं होगा, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह के मटेरियल्स या सब्सटेंसेस को हम लोग डायामैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। वैसे इसमें आपको ऑप्शन याद रखना होगा, बी ऑप्शन जो है बिस्मथ, कॉपर, लेड, सिलिकॉन, ये जो है ये चार ऐसे सेट हैं जो कि डायामैग्नेटिक है। तो इस हिसाब से जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।